প্রসেনজিতেরও মনে হচ্ছে প্রবলেম একটু সলভ হয়েছে। ঠিক আছে, মেবি আমাকে লাগছে। ओके। अच्छा, गुड मॉर्निंग सबको एक बार फिर से। ठीक है। अच्छा देखिए, आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग एक्चुअली आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू हुआ था। ठीक है, याद है सुमन? सुमन मे बी बहुत लोग नहीं थे फर्स्ट लेक्चर में, बट आई डोंट ফার্স্ট थिंक। লেকচারে আমি ছিলাম না। नहीं, फर्स्ट लेक्चर ছিলে সুমন তুমি, একদম না ফার্স্ট না, ক্লাস। ফার্স্ট লেকচার ফান্ডামেন্টালে ছিলাম আচ্ছা, না তুমি আমি। আগে ট্রায়াল করেছিলে। আগে ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেমো ক্লাসে। हाँ हाँ, डेमो क्लास করেছিল, ওটাই ফার্স্ট লেকচার ছিল। ডেমো, ओके, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। ওকে ठीक है, ওকে। नो इशू। ओके। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत लोग उस टाइम पे था नहीं, बट मैं क्या करूँगा आज एक बार टेक्निकल एनालिसिस का जो फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था उसका मैं एक बार समरी कर दूंगा। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशंस मैं वहाँ पर नहीं किया था, कुछ बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कशंस किया था। ठीक है, मैं उस बैकग्राउंड को एक बार ऑब्वियसली आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लाइक ये टेक्निकल एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्टॉक मार्केट में? अगर इतना इनकम ही करना है तो देयर आर बेसिकली टू टेक्निक्स जो हैंड टू हैंड चलता है। हैंड टू हैंड मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़ के भी चलता है और कभी कभी अलग भी चलता है, मतलब कभी हैंड छोड़ के भी चल सकता है। लाइक एक है टेक्निकल एनालिसिस, अनदर इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो देयर इज बेसिकली टू टेक्निक्स जो स्टॉक मार्केट में इनकम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कंपनी को एनालाइज करने के लिए ज़रूरी है, डे टू डे मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है, सेंसेक्स निफ्टी वगैरह को पहचानने के लिए ज़रूरी है। तो ज़रूरी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे, अच्छा सबसे पहले ना एक सिंपल बात करता हूँ। आई होप मृणाल এই হিন্দিগুলো চলবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, আচ্ছা বাস এই, চলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ এরকমই, আর এর বেশি কিছু না। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज जैसे एक सिंपल एक कहानी हम लोग लास्ट मतलब इससे प्रीवियस वाला क्लास में जो एक लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में यही वाला कहानी मैं शेयर कर रहा था सबके साथ कि सपोज मानिए कि आप एक फॉरेन कंट्री में घूमने गए फर्स्ट टाइम, फॉरेन कंट्री से फॉर एग्जांपल कोई यूरोपियन नेशंस में, ठीक है, या फिर कोई अमेरिकन नेशंस में। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा कुछ ऐसा है कि मैं वही आपको कहानी के थ्रू से एक बार 5 मिनट बताऊंगा कि सपोज आप कोई फॉरेन कंट्री में टूर करने के लिए गए, आपको वहाँ का ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको जब भूख लगेगा तब खाना तो खाना है ना सबको। प्लीज़ इतना मुझे बताइएगा, जब आपको भूख लगेगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में, बट जब आपको भूख लगेगा तब आपको खाना चाहिए, येस और नो? কি শুভ, খাবার চাই কি চাই না? একদম, এটার জন্যই সবকিছু আমাদের। तो बेसिकली सपोज आप फॉरेन कंट्री में हो बट वहाँ का जो फूड कल्चर है आपको पता नहीं है, आप सीनरी देख के चले गए थे, मतलब बहुत सुंदर जगह है, अच्छा बीचेस है, अच्छा हिल्स है, बट वहाँ का जो फूड है यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, मतलब आपको वहाँ के खाने वाने के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब क्या फूड मिलता है। तो उस पर्टिकुलर सिटी या गांव जो भी है वहाँ पर एक ऑब्वियसली एक ऐसा जगह तो होगा ना जहाँ पर स्ट्रीट फूड मिलता होगा, ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि वो स्ट्रीट फूड में बहुत सारा मतलब फूड स्टॉल होगा, लेकिन उसमें से किसका फूड अच्छा होगा ये आप कैसे पहचानेंगे, और कौन सा फूड अच्छा होगा ये आप कैसे जानेंगे? आप मेरा सवाल समझ रहे हैं ना? एक अननोन शहर में आप पहुंच गए, हाँ सर, एक अननोन शहर में आप लोग पहुंच गए और इस अननोन शहर में आपके सामने आपको भूख लगा है, यू आर हंग्री। तो अगर आप हंग्री हो तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आपको भूख लगता है तो आप कौन सा फूड अच्छा है या फिर किसका खाना अच्छा है, कौन सा फूड स्टॉल में सबसे बेस्ट फूड मिलता है, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हमारे पास दो तरीका है, या तो अगर वहां पर 100 फूड स्टॉल है, हर एक फूड स्टॉल के सामने जाऊं, एक एक फूड स्टॉल को चेक करूं, ठीक है, वहां का खाना का थोड़ा सा डेमो लूं, ठीक है, उसके बाद जो मुझे बेस्ट लगता है उसको चूज करूं। या फिर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि मैं ट्रेंड देखूंगा। क्या देखूंगा? ट्रेंड, ट्रेंड एनालिसिस, मतलब जिसके पास भीड़ ज्यादा होता है मैं उसके पास जाऊंगा, मुझे ऐसा फीलिंग आएगा कि वहां पर भीड़ ज्यादा है तो फिर मुझे ये वाला फूड ही खाना चाहिए बिकॉज मे बी मोस्ट पॉपुलर। पता नहीं कि वो फूड मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा, बट हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि क्योंकि इतना सारा लोग खा रहे हैं तो फिर ये मेरे लिए भी सही होगा। क्या आप लोग मेरा एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं? प्लीज मुझे बताइएगा। यस। हाँ, ओके सुमन। হ্যাঁ ওকে, মৃণাল ব্যাপারটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, হ্যাঁ প্রসেনজিৎ বলো, কিছু বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, ওকে এক্সাম্পলটা ঠিক ঠিক আছে। হ্যাঁ। ওকে ঠিক আছে।
নর্মাল টাইমে না যখন মানে আমি একটা জাস্ট বলে রাখছি, যখন ডিসকাশন করব মানে ধরো কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলাম বা কনভারসেশন করব, তখন আনমিউট করে বলবে। আর যখন কনভারসেশনটা হয়ে যাবে না, মানে অ্যাকচুয়ালি কি আছে না, সবাই বিভিন্ন বাড়ি থেকে বসে আছে, তো সবারই একটা বাড়ির ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ থাকে। আর এই ক্লাসটা আমরা রেকর্ডিং করছি, তো যেটা পরে যারা মানে অনেক এরকম আছে যারা ক্লাস করতে পারছে না এই মুহূর্তে, তারা এই ক্লাসটা রেকর্ডিং নেয়, বা আপনাদের মধ্যেই অনেকে থাকবে যারা ক্লাসটা রেকর্ডিং নেবে পরে, মানে আবার ফার্দার শোনার জন্য। तो সেই জন্য জাস্ট এটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, এটা সবাইকেই বলি আমি कि रिक्वेस्ट एक ही है कि आप लोग प्लीज नॉर्मल टाइम में बैकग्राउंड में जो म्यूट करके रखिएगा, जब भी कोई कन्वर्सेशन होगा तब अनम्यूट करके जवाब जो भी आपको बोलना है कहना है उसके बाद फिर से अनम्यूट कर दीजिएगा। बस यही सिंपल एक सजेशन था। ओके, तो बेसिकली तो अननोन सिटी में या अननोन शहर में आपको जब फूड का मतलब सिलेक्ट करना था, तो आपने क्या देखा? ट्रेंड एनालिसिस देखा कि भाई जहां पर भीड़ है शायद वही वाला अच्छा होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मानिए कि अगर आपको बेस्ट चूज करना था, जस्ट इमेजिन कि आपको बेस्ट फूड चूज करना था, से फॉर एग्जांपल आप डालहौसी के फूड स्ट्रीट में पहुंच गए। ऐसे आप लोग जानते हैं ना कोलकाता में बहुत अच्छा फूड मिलता है डालहौसी में, जो लोग कोलकाता के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, डालहौसी फूड स्ट्रीट, ये कोलकाता का जो ऑफिस पड़ा है, ठीक है, वहां पर ना बहुत सारा खाना मिलता है सीरियसली। तो ये डालहौसी, একটা কি রোড আছে না, हाँ हाँ, ডেকার্স লেন। এক না একটা কি রোড আছে, की लेन बोली? डेकर्स लेन तो হ্যাঁ দাদা। हाँ एग्जैक्टली হ্যাঁ हाँ। तो देर आर वेराइटीज ऑफ, एक्चुअली बेसिकली ऑफिस पड़ा है तो वहां पर बहुत सारे खाना मिलता है, बट अभी करेंटली ड्यू टू कोरोना एंड कोविड के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है वहां पर। बट मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर कि से फॉर एग्जांपल आप लोग डालहौसी में पहुंचे, बट वहां पर बहुत सारे इवन खिचड़ी से लेके नानपुरी तक हर चीज मिलता है, ठीक है। आपको जो चाहिए आपको वहां पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल है और बहुत ही चीप रेट में बेस्ट है। बट पॉइंट इज दैट कि इसमें से अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते तो फिर आपको क्या करना होता कि आपको 100, अगर वहां पर 100 फूड स्टॉल है, एक एक फूड स्टॉल में जाना है, वहां का खाना चेक करना है और फिर आप चूज करते कि मे बी दिस इज बेस्ट फॉर मी। तो जब मैं इस तरह का बातें कर रहा हूं ना कि आप एक एक करके चेक कर रहे हो और उसके बाद उसका खाना खा रहे हो, दैट इज एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब फंडामेंटल मतलब आपको एक कंपनी के बारे में डिटेल्स चेक करना है, उसके बाद उसके बारे में आपको फंडामेंटली उसके बारे में सोचना है और फिर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचना है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट 1 वीक के लिए करो, 2 वीक्स के लिए करो, या फिर मोर देन 1 मंथ, 2 मंथ्स या मोर देन 1 ईयर, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए करो, डजेंट मैटर। बट दिस देयर इज ए बोथ वे, दोनों तरीका है। अब आपके लिए आप दोनों चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं टेक्निकली करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप टेक्निकल भी करो, आप फंडामेंटल की करो, क्योंकि देखो आप लोगों के सामने ना उपाय क्या, एक ही तो काम है भाई, हमें पैसा रोजगार करना है, सिंपल बात है, ठीक है। तो अगर मुझे फंड इन्वेस्ट करके फंड रिटर्न में चाहिए तो हम दोनों तरीका अपना सकते हैं। जैसे जरूरत पड़ने में डिफेंस भी करना होता है और जरूरत पड़ने से 4 और छक्का भी लगाया जाता है। ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा डिफेंस ही करेंगे या फिर हमेशा टेक्निकल से ही काम चलाएंगे, जरूरी दोनों है, ठीक है। अभी तो क्लास तो अभी टेक्निकल का है, तो मेन फोकस टेक्निकल में ही रहेगा, बट पहले समझना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस इज व्हाट अबाउट, टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली है क्या, इसको कैसे करना है। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है सर, मतलब किताब दिख रहा है, स्टडी मैट, प्लीज बोलिएगा, स्क्रीन शो है ना सबको? हेलो, यस यस ओके ओके, ठीक है, एक सेकेंड। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों को बहुत सारी चीजें जानना है। मैं एक बार आप लोगों को गो थ्रू कराता हूं कि हम लोग टेक्निकल में क्या क्या बात सीखेंगे, मतलब ये ट्रेंड को समझने के लिए। बेसिकली वो जो फॉरेन सिटी में जाके आप जो ट्रेंड ढूंढ रहे थे ना, आपका मेन काम क्या था कि हमें ट्रेंड ढूंढना है कि भाई किसके पास ट्रेंड है, ठीक है, तो वही वाला शायद मेरे लिए बेस्ट होगा। अब जो भी हो उसका प्रॉफिट तो हो रहा है ना। बेसिक बात यही है कि अगर हम लोग ट्रेंड फाइंड आउट कर लेंगे, उसका प्रॉफिट है। जैसे इस दुकान में अगर भीड़ ज्यादा है, इस दुकान में अगर भीड़ ज्यादा है और इस दुकान में अगर भीड़ कम है, तो फिर हो सकता है कि बेस्ट मिस हो जाए। टेक्निकल एनालिसिस में भी हो सकता है आपसे बेस्ट मिस हो जाता है, बट फिर भी एक अलग कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ट्रेंड सेटिंग होता है और उस ट्रेंड सेटिंग से आप स्टॉक मार्केट से इनकम कर सकते हो। आप सेंसेक्स निफ्टी का ट्रेंड भी समझ सकते हो, ठीक है, आप सेंसेक्स को भी समझ सकते हो, आप निफ्टी को भी समझ सकते हो, और सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ आप कोई भी स्पेशल कंपनी जो सेंसेक्स में है, निफ्टी में है, अब उसको भी पहचान सकते हो। अगर मैं आपको ये दिस इज गूगल फाइनेंस में मैंने ओपन किया सेंसेक्स निफ्टी, हम लोग यहाँ से दिस इज लाइन चार्ट, मैं इसके बारे में बताऊंगा
ये लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक्स, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बार एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मैं फूड स्ट्रीट में जाके खाना ढूंढ रहा था, वैसे ही अगर मैं आपको जस्ट दिखाऊं कि सेंसेक्स किसका है, सेंसेक्स बीएसई का है, ठीक है। सेंसेक्स इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है ना? क्या मैंने सही बोला ना? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। क्या रे सुबो, सुमित हाँ सही? हाँ। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना कंपनी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जस्ट लुक हियर, एक सेकेंड, ये तो बीएसई सेंसेक्स निकल गया, मैं आपको बस बीएसई दिखाना चाहता हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। करीब 5000 से 6000 कंपनी। एक सेकेंड, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैसे पता चलेगा मुझे, ये देखिए, आई होप आप लोगों को भी दिख रहा होगा, करीब 5-5.5 हजार कंपनी, नंबर ऑफ लिस्टिंग इन बीएसई दिख रहा है सबको? करीब 5439 टोटल लिस्टिंग है आज के डेट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। ये मैं विकीपीडिया का सोर्स यूज़ किया, ठीक ठाक है, मोटा मोटी, इतना खराब डे टू डे अपडेट होता है इन लोगों का। अच्छा, तो बीएसई में करीब 5,500 कंपनी। उधर एनएसई में भी देख सकते हैं, जो निफ्टी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, इसमें भी कम से कम करीब 1952, मतलब अप्रॉक्स 2000 कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वे कनेक्टेड है। तो जरूर अगर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो हमें एक एक कंपनी का डिटेल्स एनालाइज करके फिर उसके इन्वेस्ट करना चाहिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, देन हमें ट्रेंड पता करके कंपनी में वीकली बेसिस में, टू बाई वीकली बेसिस में, वन डे बेसिस में, इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज बेसिकली द क्राइटेरिया ऑफ, मतलब कॉन्सेप्ट। अब पॉइंट इज दैट कि ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि खाने के लिए कितना फूड स्टॉल है, इतना समझ में आ गया ना सबको कि खाने के लिए फूड स्टॉल कितना है। मतलब हम लोग अगर बोले तो अप्रॉक्स कितना फूड स्टॉल है हमारे लिए? हेलो, आप लोगों को मेरा बात हाँ समझ यस आ रहा है ना? हाँ हाँ आप अप्रॉक्स कितना फूड स्टॉल होगा हम लोगों के पास? 5000 7000 बीएससी एनएससी मिला के अच्छा 7000 अप्रॉक्स 7000, ठीक है। फिर अप एंड डाउन तो होता रहता है, कोई कोई कंपनी आता रहता है, कोई डीलिस्टिंग भी होता है। डीलिस्टिंग कम होता है ऑब्वियसली, बहुत सारे कंपनीज मार्केट में आता रहता है, ठीक है। अभी बहुत सारे जैसे जोमेटो है, एलआईसी है, बजाज एनर्जी लाइन पे लगा हुआ है, अभी आ रहा है आईपीओ लेके। ओके, तो बेसिकली मैं अभी आपको बस एक चीज दिखाऊंगा, एक मिनट रुकिए। हम लोग ये टेक्निकल पे पढ़ने क्या वाले हैं, मतलब क्या क्या डिटेल्स चर्चा करेंगे आगे आगे, ठीक है। ये तो अभी इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रहा है, बट ये पता होना चाहिए ना कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसमें। तो जैसे इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग एक्चुअली बैकग्राउंड चेकअप किए थे, ठीक है, बैकग्राउंड और साथ में टेक्निकल का इंट्रोडक्शन। जो स्टोरी मैं एक्चुअली आपको बताया वो एक्चुअली वो ही प्रीवियस क्लास का एक स्टोरी था, ठीक है, जो मैंने एक्चुअली उसमें इस पर्टिकुलर मैटर पे डिस्कशंस किया था। मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन एरिया में बात करूंगा। आज मेरा फोकस एरिया रहेगा चार्ट टाइप्स में, कि कितना तरह का चार्ट होता है और उसका किस तरह से एनालाइज करना है, मतलब टेक्निक क्या है चार्ट को समझने का, और क्या काम होता है एक एक चार्ट का। देयर आर वेराइटीज ऑफ, ऐसा नहीं सिर्फ कैंडल स्टिक्स नहीं है, देयर आर लॉट्स लॉट्स। ऑब्वियसली कैंडल स्टिक्स मेन है। आप देखेंगे कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो मतलब चैप्टर्स है उसमें सबसे ज्यादा एरिया तो कैंडल स्टिक्स में ही हम लोग दे देंगे। अगर आप थोड़ा सा नजर डालें, आप देख सकते हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक्स पे काफी डिस्कशंस होगा। फिर सिंगल कैंडल स्टिक्स पार्ट 3, उसके बाद मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, मल्टीपल पे कम से कम 3 बार चर्चा करेंगे, मतलब अलग अलग मल्टीपल कैंडल स्टिक्स है। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस में बातें होंगे, वॉल्यूम्स में बातें होंगे, मूविंग एवरेज में बातें होगा, इंडिकेटर्स में बात होगा, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, डाउ थ्योरी, ठीक है, डाउ जोन्स का जो फेमस यूएस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेव थ्योरी वो भी एक है, वो भी बात करूंगा, एलियट वेव का थ्योरी, ठीक है। फिर कुछ सप्लीमेंट्री नोट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया है जो ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग व्यू में भी बात होगा, पीवॉट रेंज में भी बात होगा। देयर आर इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, जो एक्चुअली हम लोग एक रात में या एक दिन में तो नहीं सीख पाएंगे, बट धीरे धीरे ही सही, ठीक है। मतलब कुछ चैप्टर्स यहाँ पर जो है, मतलब जो एज पर पैटर्न चलना है, और कभी कभी तो कंपनी एनालिसिस, मतलब टेक्निकली मार्केट में क्या चल रहा है। यहाँ पर कोई कोई है जो ऑलरेडी मार्केट में काफी अच्छा एक्सपर्टाइज भी गैदर किया है, आई नो, ठीक है, लाइक अनुभव इज देयर, सुबो इज देयर, ठीक है, सुमित इज ऑल्सो हियर। तो जो लोग ऑलरेडी मार्केट में थोड़ा बहुत अपने आप को बिल्ड किए हैं, उनका भी हम लोग ओपिनियन जरूर सुनते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो बेसिकली दिस इज द एरिया ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जिसके ऊपर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। बट आज का हम लोग का मेन फोकस रहेगा चार्ट टाइप्स पे एंड इंट्रोडक्शंस पे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग टेक्निकल पे क्या क्या सीखने वाले हैं और किधर जाने वाले हैं। रास्ता दिखाई दे रहा होगा, रास्ते में चलना होगा, लेकिन रास्ता दिखाई दे रहा है कि भाई कहाँ चलना है और क्या चलना है।
हेलो, आ रहा है ना? कनेक्शन हो रहा है ना आप लोगों से? प्लीज बोलिएगा। हाँ ओके। रोशनी বোঝা যাচ্ছে? रोशनी হ্যাঁ দাদা। ओके ओके। तो टेक्निकल का बैकग्राउंड तो मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आ ही गया, ठीक है। अच्छा, क्या है क्यों है, जो फूड स्टॉल का कहानी बड़ा अच्छा था। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए। टेक्निकल एनालिसिस में इंट्रोडक्शंस, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शंस में हम लोग क्या है बेसिकली सीखेंगे, वही मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं चार्ट में जाता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देखिए कि ये टेक्निकल में इंट्रोडक्शंस में क्या सीखना है एक्चुअली। We briefly understood that technical analysis was all about in this chapter. We focus versatility and assumption of technical analysis. Application on asset types. What is asset types? Application of asset types क्या है बेसिकली, क्या बताना चाहता है? Probably one of the greatest versatile features of technical analysis is the fact you can apply टेक्निकल एनालिसिस ऑन एनी एसेट क्लास। मजा का बात यही है कि आप किसी भी तरह का एसेट क्लास पे, अगर मैं आपके सामने जब एसेट क्लास का बात किया तब सपोज आपके मन में चल रहा होगा कि एसेट क्लास मतलब देयर आर वेराइटीज ऑफ एसेट्स, आप बहुत सारे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं ये किस तरह का एसेट्स है, कोई मुझे बता सकता है? कि जो स्टॉक मार्केट में जो जो जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये जो जिसके लिए हम लोग आज का क्लास में इकट्ठा हुए हैं, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे करते हैं या जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बेसिकली दीज आर सब फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट का फाइनेंशियल प्रोडक्ट को? इक्विटी शेयर ना? हेलो, हाँ इक्विटी शेयर। हाँ थैंक यू। इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है। ये एक एसेट क्लास है आपके लिए, ठीक है। कंपनी बिजनेस करता है मार्केट में इन सिंपल, ठीक है। कंपनी मार्केट में बिजनेस कर रहा है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि ये सेंसेक्स में क्या है, व्हाट इज सेंसेक्स? सेंसेक्स एक इंडेक्स है, ठीक है। इसका बेसिकली सेंसेक्स कैसे बिल्डअप होता है, इसके पीछे क्या स्टैटिस्टिक्स काम करता है, दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। टेक्निकल में मैं मतलब निफ्टी इंडेक्स का जो या फिर इसका और एक डिस्कशंस भी मैं करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, ठीक है। लेकिन करेंटली मैं इसको स्किप करूंगा बिकॉज उतना डिटेल्स में वैसे बहुत महासमुंदर है ये, मतलब एक के बारे में बोलना चालू करूँ तो वही खत्म नहीं होगा। लेकिन करेंटली मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स एक 30 स्टॉक का इंडेक्स है, टॉप 30 स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट है। इन सिंपल समझिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका हाईएस्ट है, ठीक है, मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिनका हाईएस्ट है, उनका टोटल एक एवरेज करके, मतलब उनका प्राइस नहीं, उनका एक एवरेज पॉइंट्स होते हैं। उस एवरेज पॉइंट्स को जो बेसिकली कौन बनाते हैं, हम लोग जानते हैं S&P, आप लोग जानते होंगे। स्टैंडर्ड एंड पुअर एक बहुत फेमस कंपनी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी भी है, ठीक है। और ये मतलब रेटिंग देता भी है स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को भी बिल्ड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली वो इंडिया में सेंसेक्स को भी बिल्ड करते हैं। और हमारा है निफ्टी, जो इंडिया का एकदम अपना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिसिल ये दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। क्रिसिल आप लोग जानते होंगे क्रिसिल के बारे में, क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, वो निफ्टी को बनाते हैं। इसके अंदर टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं, टॉप 50 स्टॉक होते हैं। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 500 है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। मैं उतना डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा, बट मेरा करंट कहना है कि इतना सारा स्टॉक्स इस एक पर्टिकुलर मतलब इंडेक्स के अंदर है। अब एक एक स्टॉक के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके बारे में ट्रेंड एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। अब मेरा बेसिकली अभी कहने का मतलब यही है कि आपके पास एसेट क्लास में इक्विटी शेयर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। इक्विटी शेयर्स में तो आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 7000 कंपनी है आपके पास। इसके अलावा आप अगर गोल्ड में, मतलब जो लोग कमोडिटी मार्केट के बारे में सुने हो, जैसे मुझे पता है यहाँ पर मृणाल है, यहाँ पर मृणाल कमोडिटी मार्केट में थोड़ा कनेक्टेड है। মৃণাল মৃণাল আছেন আপনি? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, বলুন। ওকে, না ওটাই বলছি কি কমোডিটি মার্কেটের সাথে আপনি কানেক্টেড কম বেশি, তাই তো? হ্যাঁ, যাই হোক, तो कमोडिटी इज ऑल्सो एसेट। मेरा कहने का बेसिक मतलब ये था, कमोडिटी में बुलियन होता है, ओके, बुलियन, सिल्वर, मसाला, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन द कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को कमोडिटी का आइडिया हो ना, वो इक्विटी का भी आइडिया जनरेट कर सकता है। आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज जो कंपनीज मसाला, अगर इंडिया का इकोनॉमी को अगर आप लोग थोड़ा सा देखें कि इंडियन इकोनॉमी में, जैसे रिसेंटली कमोडिटी में एक सिंपल बात करता हूँ, जैसे इंडिया में इस साल शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री बहुत अच्छा
किया है बिकॉज ब्राजील जो है उसका शुगर प्रोडक्शन कम हो गया है, ठीक है। तो अगर सिंपल देखा जाए तो शुगर एक कॉमोडिटी है, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो कंपनी शुगर के ऊपर डील करता है, लाइक बलराम चीनी, बलराम शुगर मोस्ट प्रोबेबली, और क्या कंपनी है, अरे सुमित, चीनी इंडस्ट्री में और क्या कंपनी है, बलराम चीनी, हाँ, धामपुर शुगर, धामपुर शुगर, धामपुर शुगर, हाँ वेरी गुड, अवध धामपुर, शुगर, बाजाज हिंदुस्तान, हाँ हाँ बोलिए, बाजाज अवध हिंदुस्तान, शुगर, हाँ 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 एग्जैक्टली, हाँ बोल की बोल ली, अवध शुगर, मावाना शुगर, धामपुर शुगर। रिसेंट ट्रेंड में इसका डेवलपमेंट हुआ होगा बिकॉज एक देखिए, मैं वही एक्चुअली बोलना चाह रहा था, इसके पीछे कमोडिटी मार्केट का एक सेंस काम किया था। देखिए ठीक है, एक एनालिसिस कर लेते हैं 2 सेकंड के लिए। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि शुगर इंडस्ट्री वो भी एक एसेट क्लास है, दैट इज ए कमोडिटी सेक्टर, उसके साथ स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट कनेक्शन है एक्चुअली, ठीक है। अब इसके लिए धीरे धीरे ही हम लोग एक एक एरिया में अपना एक्सपर्टाइज बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ब्राजील में शुगर प्रोडक्शन कम हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का बोलबाला हो गया। और इसके रिगार्डिंग इंडिया में जो कंपनी शुगर को लेकर ट्रेडिंग करता है उनके बिजनेस पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 मंथ में शुगर बिजनेस में क्या हलचल मचा है, 200 से लेके कहाँ 300 में पहुंचा 1 महीने में। तो दीज आर बेसिकली एरिया, मतलब टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ट्रेंड को समझने के लिए आपको इकोनॉमी का भी समझ होना चाहिए। दैट इज दी बेसिक एरिया जो मैं बात करना चाह रहा। मतलब सिर्फ चार्ट ग्राफ कैंडल इज ओके, बट चार्ट ग्राफ कैंडल क्यों फॉर्म हो रहा है, कब अप कर रहा है, कब डाउन कर रहा है, इसके पीछे वजह है, इसके पीछे रीजन है, और इस रीजंस को समझना बहुत जरूरी होता है, इस रीजंस को समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप लोग अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो चालू कर दीजिए इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट के साथ रेगुलर अपडेट रहने का। तो एक दिन में नहीं होगा, बट धीरे धीरे हो जाएगा। अगर कोई करता है तो हैट्स ऑफ कि आप करते जाइए, ठीक है। और अगर कोई नहीं करता है तो उनको बोलूंगा कि आप लोग करना चालू कर दीजिए। ओके, तो बेसिकली अच्छा, एसेट क्लास में और भी बहुत सारे हैं, मैं बोलते बोलते रुक गया। एसेट क्लास में बुलियन, सिल्वर, कमोडिटी मार्केट के अलावा और भी एरिया है, लाइक आपका आपका क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट का भी ट्रेंड है। रियल एस्टेट एरिया मतलब जिसको हम लोग रियल एस्टेट एसेट क्लास बोल सकते हैं, मतलब जमीन जायदाद के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। बॉन्ड, डिवेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड मार्केट भी है, इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। एनएससी में आप लोगों का डिमैट अकाउंट रहने से आप बॉन्ड डिवेंचर का परचेज सेल कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मार्केट चलता है। इवन म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो, म्यूचुअल फंड क्या है, सब मिलजुल के बनता है बेसिकली। तो मेरा करेंट एक ही बात मैं आप लोगों के साथ बोलूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है वो किसी भी एसेट क्लास के साथ जा सकता है। That is the main concept here. One of the greatest versatile features of technical analysis is the fact you can apply TA, मतलब technical analysis, on any asset class as long as the asset type has historical time series. अगर उसका हिस्टोरिकल टाइम सीरीज है तो आप किसी भी एसेट क्लास के साथ टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन इक्विटी शेयर्स। आप किसी भी एसेट क्लास के साथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करके आप उस पर्टिकुलर मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये मैटर आपके अगर दिमाग में छप गया तो मुझे लगता है कि आप लोग टेक्निकल में धीरे धीरे बात को समझ पाएंगे। टाइम सीरीज डेटा इन टेक्निकल एनालिसिस कॉन्टेक्स्ट इन द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द प्राइस वेरिएबल्स, जैसे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम, दीज आर द मेन एरिया। आपका मेन एरिया यही है, आपको जो भी काम करना है इसी से करना है कि कितने में ओपन हुआ था, हाई कितना गया था, लो कितना गया है, क्लोज कितने में हुआ है, और वॉल्यूम का एरिया कितना है, मतलब कितना बेसिकली बाइंग और सेलिंग प्रेशर कितना था, उसके ऊपर डिपेंड करके वॉल्यूम क्रिएट होता है। लेकिन इसको यही एक पॉइंट है, ये जो 4-5 पॉइंट है ना, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम, 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट से ही एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट बना लीजिएगा, कैंडल बना लीजिएगा, सब इसी से बनेगा। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करके अभी डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरी, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ गो थ्रू करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से फिर से कन्वर्सेशन करूंगा कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। हियर इज एन analogy that may help. Think about learning how to drive a car. Once you learn how to drive a car, you can literally drive any type of car. बेसिकली वही बोलने का कोशिश यहाँ पर चल रहा था। Likewise, you only need to learn technical analysis once. Once you do so, you can apply this concept to technical analysis on any asset class, चाहे इक्विटी हो, कमोडिटी हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, फिक्स्ड इनकम हो, किसी भी एसेट क्लास में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर फील्ड ऑफ स्टडी।
For example, when it comes to fundamental analysis of equity, one has to study the profit and loss, balance sheet, cash flow statement. However, fundamental analysis for commodities is completely different. Commodity का fundamental अलग होता है, equity का fundamental अलग होता है, लेकिन technical आप हर जगह में more or less similar लगा सकते हो. If you are dealing with agricultural commodity like coffee or pepper, then the fundamental analysis include analyzing rainfall, harvest, demand, supply, inventory, मतलब stock. However, the fundamental of metal commodity उसका अलग है, जो metal है उसका fundamental अलग हो जाएगा, are different. So energy का भी commodity, energy भी एक commodity है, उसका fundamental अलग हो जाएगा, लेकिन टेक्निकल अलग नहीं होता. टेक्निकल में तो हमें ट्रेंड समझना होता है ना. अब ट्रेंड के थ्रू से क्या करना होता है वही मैं आपको समरी कर रहा हूं. The concept of technical analysis will remain the same रहेगा irrespective of the asset you are studying. For example, इंडिकेटर, जैसे कुछ इंडिकेटर के बारे में हम लोग सुने हैं या फिर आगे आगे इसके बारे में डिटेल्स चर्चा होगा, लाइक मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जिसको हम लोग MACD के नाम से जानते हैं. इट्स अ वेरी पॉपुलर नेम MACD. RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इज यूज्ड एग्जैक्टली सेम वे ऑन इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी. क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो, प्लीज टेल मी कि बात समझ में आ रहा है ना, कि टेक्निकल और फंडामेंटल में बेसिक डिफरेंस एरिया, कि टेक्निकल क्यों करना है, फंडामेंटल क्यों करना है. सब अपने अपने जगह में बॉस है. ऐसा नहीं कि ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आएगा, वो मुझे समझ नहीं आएगा. बात समझ आना ना आने का नहीं है, बात है कि हमें तो इनकम करना है और उसके लिए जो टेक्निक चाहिए वो हमें करना है. मतलब बेसिकली रन बनाना है, चाहे 4 छक्के लगाए या फिर शॉर्ट रन बनाए, जो मर्जी. लेकिन पॉइंट है कि सबका अपना अपना एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, सबका अपना अपना एक एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है. मैं तो बोलता हूं कि दोनों ही स्ट्रेंथ होना चाहिए मार्केट में, लेकिन ठीक है, करेंटली हमारा मेन एरिया टेक्निकल पे ही हम लोगों का मेन फोकस अभी रहेगा. ओके, एजम्पशन और टेक्निकल एनालिसिस. कुछ एजम्पशंस के बेसिस में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में चलेंगे. ठीक है, क्या क्या एजम्पशंस हम लोगों को फिट करना है, प्लीज थोड़ा सा सुनिए पेशेंस के साथ. आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. Unlike fundamental, technical analysts don't care whether a stock is undervalued or overvalued. Please try to understand. फंडामेंटल एनालिसिस जो लोग करते हैं, जैसे हम लोग का फंडामेंटल के भी क्लास होते हैं, जैसे कि सुमन जानते हैं, सुबो जानते हैं, तो आई होप आप लोग एक बात समझोगे कि वहाँ पर हम लोग कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं. यस और नो? हेलो, हाँ, बात समझ में आ रहा है मेरा? सुबो है दादा. हाँ, मतलब बेसिकली फंडामेंटल में स्टॉक का वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होता है. लाइक अदानी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है. ठीक है, लाइक HDFC का शेयर्स अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है. अगर अंडर वैल्यूड है तो स्टॉक की इन्वेस्ट करो, वो आप जाएगा ऑब्वियसली. ऐसे कुछ मतलब लास्ट कुछ दिनों में हम लोगों ने कुछ एनालिसिस इस तरह का लगाए थे, और उस एनालिसिस के हिसाब से हम लोगों ने कुछ कंपनीज के ऊपर, लाइक अदानी ग्रीन में डिस्कशंस, आई होप याद होगा. अदानी ग्रीन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग थोड़ा देखें 6 मंथ्स बैक या 6 मंथ से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक, जिस तरह पे मतलब मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर का बात मैं कर रहा हूँ. लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के आसपास में अगर देखा जाए, अप्रॉक्स अदानी ग्रीन चल रहा था 600 समथिंग, अभी अदानी ग्रीन चल रहा है 1090. तो ऑन दैट टाइम ये अंडर वैल्यूड था, लेकिन अभी ओवर वैल्यूड है ऐसा बोलना मुश्किल होगा. बट करेंटली मैं इतना कह सकता हूँ कि ये फंडामेंटल एनालिसिस था इसका. लेकिन पॉइंट है कि ठीक है, बट टेक्निकल एनालिसिस ना ऐसे फंडा में बिलीव नहीं करता. वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है डजंट मैटर. इसके लिए मेन काम है कि भाई पैटर्न या ट्रेंड कैसा जा रहा है इसको समझना. तो इसके लिए कुछ एजम्पशंस टेक्निकल एनालिसिस लोगों के अंदर होना चाहिए. क्या एनालिसिस होना चाहिए वही तो मैं डिस्कस करूंगा अभी 2 मिनट. ठीक है, जैसे कि whether a stock is undervalued or overvalued doesn't matter. In fact, the only thing that matters is the stock past trading data. स्टॉक का पास्ट ट्रेडिंग डेटा इज इंपॉर्टेंट, जिसमें प्राइस चाहिए और वॉल्यूम चाहिए. प्राइस में ओपन, हाई, लो, क्लोज. आप लोगों को मैं 2 मिनट पहले ही बता रहा था, आपका मेन मतलब एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज ओपन, हाई और लो और क्लोज में होना चाहिए. क्या रे सुमित, समझ में आ रहा है? बोल, सही बोल रहा है ना सुमित? सुमित का आवाज नहीं आ रहा है. ओके, तो ओपन, हाई, लो, क्लोज जो हमारा बेसिकली प्राइस एरिया है, एंड वॉल्यूम एरिया दैट इज कितना ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर है. दैट इज बाइंग सेलिंग प्रेशर इन द सेंस
कि कितना सारा लोग एक साथ में बाई करना चाहता है, कितना सारा लोग एक साथ में सेल करना चाहता है शेयर को। दैट इज द मेन एरिया जिसके ऊपर डिपेंड करके हमारा ट्रेंड पैटर्न फिट होता है, ट्रेडिंग पैटर्न फिट होता है। एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन दिस डेटा कैन प्रोवाइड अबाउट द फ्यूचर मूवमेंट इन द सिक्योरिटी, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग फ्यूचर में इसका मूवमेंट। हाँ बोलो बोलो कोई कुछ। হ্যাঁ স্যার, हाँ হ্যাঁ স্যার বলছি যে স্যার এই যে আদানি গ্রিনটা আপনার हाँ 23শে মার্চ সেটা সবথেকে বেশি দাম ছিল हाँ 1313 টাকা। हाँ 23শে हाँ মার্চ हाँ 1313 টাকা সর্বোচ্চ ছিল। তার हाँ আগে 19 তারিখ থেকে সেটা কিন্তু বাড়তে লেগেছে, বাড়তে বাড়তে সেটা 23 তারিখে সর্বোচ্চ দাম দিচ্ছে। এবার हाँ हाँ আমি তখন ভাবছি সবকিছু ফান্ডামেন্টালি চেক করে বুঝতে পারছি যে এটার আবার মানে এটার বুলিশ মানে সবসময় বাড়তে আছে। সেই সময় যদি আমি এটাকে বাই করলাম দেখছি তারপরে দিন থেকে আবার কমতে লাগছে। এই জিনিসটা দিকে আমি বুঝে উঠতে পারছি না। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अंडरस्टैंड, मृणाल का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। मृणाल का कहना है कि वो फंडामेंटली चेक किया। आप सबको मृणाल का सवाल समझ में आ गया ना? मृणाल का कहना है कि 1313 में मैंने एक स्टॉक को बाई किया। मार्च हाँ मैं समझ गया। 13 मतलब बेसिकली 13 मतलब 1313 টাকা তো? হ্যাঁ 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 1313 টাকা। হ্যাঁ আমি বুঝেছি। বেসিক্যালি না স্যার মৃণাল का 23শে মার্চ 23 মার্চ मार्च, এটা ছিল 23শে মার্চ। 23 मार्च जब प्राइस इसका था करीब अप्रोक्स 13, ठीक है। 23 मार्च 20, हाँ 13 जब इसका हाईएस्ट प्राइस करंट लेवल में इसका चल रहा था, इस टाइम पे किसी को लगा कि ये स्टॉक तो हायर लेवल में चल रहा था, ये स्टॉक तो हायर लेवल में चल रहा था। तो इस पॉइंट में किसी को ऐसे फील हो रहा है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो इसमें भी बाई करते हैं। उसने शेयर को बाई किया 13 में। आफ्टर दैट उसका फीलिंग ऐसा था कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा, बट ऐसा ना होके ये डाउन ट्रेंड में गया है। ऐसा ही ना मृणाल? हाँ सर हाँ। ओके। मैं क्लास में किसी को भी पूछना चाहूंगा कि आप लोग कुछ कहना चाहते हो, ऐसा क्यों हुआ है, क्या लगता है आप लोगों को? गोपी, स्पेशली मैं गोपी को पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है 13 से स्टॉक आपकी वजह से डाउन ट्रेंड क्यों हो गया गोपी? ওটা ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন চার্ট দেখলে আমি বুঝতে পারবো, এটা তো বোঝা যাবে। ओके कैंडल स्टिक्स पैटर्न चार्ट मैं ओपन करता हूँ, रुको। अदानी नहीं सॉरी अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन चार्ट। चलो देखते हैं कि गोपी का क्या एनालिसिस है, उसके बाद मैं अपना वाला बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं देखता हूँ कि किसमें मतलब कौन क्या मतलब अपना अपना एनालिसिस देता है कि ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा ये तो चार्ट टाइप्स में डिस्प्ले में हम लोगों का इसको कैंडल करना चाहिए। ओके अब कितना दिन का चाहिए? मैक्सिमम पीरियड 1 मंथ। 1 मंथ। अब इसको चलेगा ना ऐसे? ठीक ना जैसे था वैसे ही चार्ट ठीक था। जैसे था मतलब ऐसा छोटा? हाँ देख अभी फुल स्क्रीन। ये फुल स्क्रीन कैसे होगा? ऊपर से होगा, ऊपर से। ₹1013 में कर्सर रखिए तब समझ में आएगा। 1013 में, चलो ठीक है। 1013 में बाइंग हुआ था तो 13 में बाई किया था वो, तो 13 में रखना पड़ेगा। एक सेकंड। 13 मतलब (2021) मार्च अप्रॉक्स। दिस इज द क्वेश्चन। इसका फुल स्क्रीन यहाँ पर नहीं हो रहा है, एक सेकंड रुको। এটা আদানি গ্রিনই আছে তো, আমি ঠিকই খুলেছি তো। আদানি ग्रीन ही আছে। जीरो दाम में फुल स्क्रीन नहीं होगा। इसमें नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है। बेसिकली तू अपना ये स्टॉक एनालिसिस
₹1313 में स्टॉक हाई, ये स्टॉक का हाई था शायद 1313 ऑल टाइम हाई। तो हाँ। ऑल टाइम हाई में खरीदा हुआ था, इसीलिए वहां से प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही आया स्टॉक नीचे चला गया। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। अगर ऑल टाइम हाई के बाद स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है तब स्टॉक खरीदना चाहिए। ऑल टाइम तो इसका मतलब और भी रैली होगा उस स्टॉक में। लेकिन अगर ऑल टाइम हाई के बाद शेयर नीचे आ जाता है तो इंतजार करना चाहिए उसमें, एक जब तक बॉटम नहीं बनता है, बॉटम बनने के बाद उसमें खरीदारी करना चाहिए। ओके ठीक है, आप लोगों को समझ में आया, मतलब ऐसे अनुभव ने क्या बताया। अनुभव का कहना था कि ये लेटेस्ट ट्रेंड में अगर देखा जाए कि लास्ट 1 ईयर में 1313 इसका हाईएस्ट रेंज था। दिस इज अनुभव का एनालिसिस कि ये 1313 में अपना हाईएस्ट रेंज में था और वो ऑल टाइम हाई में था। और ये भी सच में लास्ट 1 साल में दिखाई दे रहा है कि 1313 इसका ऑल टाइम हाई है। अब ऑल टाइम हाई इसका हाईएस्ट लेवल है अभी तक का। अगर ऐसे सिचुएशंस में कोई अगर बाई करता है तो इसका मतलब ये है कि ये उसके बाद वो ऑल टाइम हाई जैसे हो जाता है ना, बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक कर लेता है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसे फीलिंग होता है कि ये लास्ट 52 वीक्स में अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया है तो इसके बाद ये डाउन ट्रेंड जाएगा। बट यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा मृणाल कि अनुभव का एनालिसिस जो है ये टेक्निकल में शॉर्ट टर्म में है, बट जब आप फंडामेंटली कोई किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हो ना तो फंडामेंटल एनालिसिस आपका ना विद इन 1 मंथ का भी एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। फंडामेंटल में अगर आपको लग रहा है कि 1313 में आप बाई कर रहे हो और आपको फीलिंग ऐसा है कि ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत दूर जाने वाला है, इन दैट केस आपका कम से कम व्यू मिनिमम 6 मंथ्स एंड अबव होना चाहिए। ठीक है, তো স্যার, अगर হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ কিন্তু हाँ স্যার বলছি যে স্যার, এই যে শেয়ারটা যখন 18 তারিখ বা 19 তারিখে থাকছে তখন সেটা কিন্তু সর্বোচ্চ দাম থাকছে, কিন্তু সেইখানে 22 তারিখও সর্বোচ্চ দাম হচ্ছে, মানে পর পর ওইটা আপ ট্রেন্ড দিচ্ছে, মানে প্রতিদিন বাড়তে আছে। তাহলে আমি কেন তাহলে নেবো না? আমার প্রশ্নটা এইটা। এরকম তো আমি অনেকটা ये শেয়ার দেখছি ये যেগুলো আহ, ऐसे बहुत सारे, हाँ ओके बोलो बोलो, हाँ बोलो মানে तुम बोलो। যেগুলো প্রতিদিনই ধরুন, যেমন বলরামপুর চিনি, আমি हाँ বলরামপুর চিনি আমি সর্বোচ্চ দাম যেটা ছিল বাৎসরিক, সর্বোচ্চ দাম যেটা 160 টাকা ছিল, সেখানে আমি বেরিয়ে গেছি। সেইখানে আমি বেরিয়ে গেছি বলরামপুর চিনিতে, কিন্তু বলরামপুর চিনি এখন 300-র উপর চলছে। এবার সেখানে তো আমি তাহলে লস খেয়ে যাচ্ছি। যখন সেটা আপ ট্রেন্ড দিচ্ছে সবসময় তো শুধু বেড়ে চলে যাচ্ছে, আমি এই জিনিসটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না এইটা যে এইটা কখন বুঝতে গেলে এইটা বুঝতে গেলে এই যে জায়গাটা যেটাতে প্রবলেমটা হচ্ছে এটা বুঝতে গেলেই তো আপনাকে ট্রেন্ডটা বুঝতে হবে ফার্স্ট অফ অল। अब এখানে ট্রেন্ড মানে এখানে দুটো কনসেপ্ট। এক, ফার্স্ট অফ অল কোম্পানিতে বুলিশ হবে কেন, ঠিক আছে, আর কোম্পানি বিয়ারিশ হবে কেন। अप्रॉक्स देखो देखो এখানে इसके अंदर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी बुलिश कब होगा और एक कंपनी बियरिश कब होगा, इसके पीछे कुछ जेन्युइन रीजन काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग 23 मार्च के ऊपर बात करें, 23 मार्च के बाद एक तो ऑल टाइम हाई था। अगर मैं सिंपल अदानी ग्रीन में 2 मिनट बात करूं, ऐसे देखिए धीरे धीरे अभी आज का दिन एनालिसिस का एग्जैक्ट दिन नहीं है बिकॉज हम लोगों को अभी बहुत सारी चीजें पढ़ना है, उसके बाद ही हम लोग एक्चुअल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि सबके साथ एनालिसिस करने के लिए सबके अंदर टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी जाके मैं एक्चुअल एनालिसिस उस दिन रख पाऊंगा आप लोगों के सामने। बट करेंटली मैं इतना बोल सकता हूं कि जैसे कि अनुभव का जो कहना था और उसके साथ मैं अपना वाला भी जोड़ता हूं कि ऑल टाइम हाई में क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा फीलिंग आ जाता है ये मार्केट ना टेक्निकल एनालिसिस ना एक इमोशनल कॉन्सेप्ट में चलने वाला होता है। ठीक है, इसमें ना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता। सीरियसली इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रॉपरली काम नहीं करता, बट हाँ काम कर सकता है। अगर किसी बिजनेस में दम है, उसको फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग जोन आ रहा है ना, तो वो शॉर्ट टर्म में भी ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक जिस तरह का अगर मैं आपके सामने 2 मिनट बात करूं, लाइक कुछ इंश्योरेंस कंपनीज, रिसेंट ट्रेंड में इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम मान कर रहा है। और जैसे लॉकडाउन सिचुएशंस 23 मार्च के बाद से सबको दिख रहा था कि मार्केट में लॉकडाउन का एक स्टार्टिंग हो गया था, तो वो भी एक नेगेटिव इमोशन काम कर रहा था कि भाई अभी प्रॉफिट बुक करे और निकल जाए। ठीक है, तो ये पैटर्न समझने के लिए आपको इकोनॉमी के साथ बड़ा कनेक्टेड रहना पड़ेगा और साथ में मार्केट इमोशंस के भी समझना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं बिल्ड होने वाला है, ये एक दिन में नहीं बिल्ड होने वाला। ऐसा मुझे एक कहानी याद आ रहा है कि कोई एक आईसीआईसीआई बैंक लिया था, तो उसको लगा था कि वो आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई में था, उसको लग रहा था कि ये पहले भी बहुत अच्छा किया है तो अभी भी उसको लेना चाहिए, तो वो आईसीआईसीआई बैंक ले लिया। उसको लगा कि उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक धड़ाधड़ 1500 से लेके 350 में, सॉरी 800-900 से लेके 350 में आ गया था। ठीक है, तो उसको लग रहा था कि ये तो पहले भी अच्छा किया है तो फिर से अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पर बात ऐसा नहीं है कि वो सिंपल सिर्फ वो कुछ पर्टिकुलर डे के ऊपर डिपेंड करके चल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस इट्स ऑल अबाउट मार्केट इमोशंस ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम।
तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मृणाल, इसका डिटेल्स एनालिसिस और आप लोगों के सामने रखने के लिए, बिकॉज इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारा पैटर्न समझना पड़ेगा, MACD समझना होगा, ठीक है, आपका बॉलिंजर बैंड समझना होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, फिबोनाची सीरीज इज आल्सो देयर। तो मैं धीरे धीरे ही बात करवाऊंगा, बट करेंटली अगर सिंपल बोला जाए, इसमें एक सिंपल लॉजिक लग रहा है, क्योंकि ऑल टाइम प्रॉफिट ऑल टाइम हाई में था, और करेंट स्टेज में अदानी ग्रीन में स्टॉक अच्छा है, ये फ्यूचर है। अदानी ग्रीन रिसेंट ट्रेंड में अगर देखा जाए, दिस इज ए फ्यूचर, ओके। ये रिसेंटली इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन का एरिया है वो मैक्सिमम थर्मल से होता है, सिंपल बताया ना, इंडिया का 80% कंजम्पशन, मोर देन 80% कंजम्पशन थर्मल से होता है, थर्मल पावर। तो ग्रीन एनर्जी इंडिया का फ्यूचर है, तो उसके ऊपर अभी का मार्केट इमोशंस शॉर्ट ट्रेंड में कहना मतलब वो थोड़ा सा स्टेबल ही रहेगा। तो अगर कभी भी किसी को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा और मार्केट में डाउन ट्रेंड शो होगा, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बुक करके उस टाइम पे निकलेगा शॉर्ट ट्रेंड में। बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अदानी ग्रीन अभी भी बहुत अच्छा स्टॉक है, मेरा पूरा मानना है कि ये फ्यूचर में इंडिया का बहुत बड़ा स्टॉक है, क्योंकि ये फंडामेंटली इसलिए स्ट्रांग है बिकॉज इंडिया के पास मतलब इंडिया के अदानी ग्रीन के पास इंडिया का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज मतलब ग्रीन एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम आप लोग देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कि इंटरनेशनल मार्केट पेट्रोल डीजल को पूरा कंट्रोल कर रहा है, स्पेशली इंटरनेट अरब एमिरेट्स, रशिया जैसे कंट्री। तो ये एनर्जी धीरे धीरे तो इसका यूज बहुत सारे कंट्रीज इसको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता है। तो इंडिया भी धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के ऊपर अपना जो डिपेंडेंसी है ना उसको हटाना चाहता है। अब इसको हटाएगा तो ग्रीन एनर्जी का वैल्यूएशन और बढ़ेगा। तो फंडामेंटली देखा जाए तो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकली एक पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रेंड में इसका अपना लॉजिक काम करेगा, ठीक है, कि भाई अभी तो इसमें ज्यादा कुछ लोगों का फोकस नहीं है, ऑल टाइम प्रॉफिट हाई में था तो प्रॉफिट बुक करके निकलो। उसके कारण जैसे वो प्रॉफिट बुक करके लोग बाई करके निकल जाएगा, आपको लग रहा था, बट आपको मार्केट ट्रेंड का दूसरा एरिया भी देखना होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा मृणाल। आई होप मृणाल की बात थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু তো স্যার কালকে স্যার যেমন সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক গত পরশুদিন আমি বেচেছি, হ্যাঁ সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সেখানে আমি সর্বোচ্চ দামে বেচে দিচ্ছি, কালকে কিন্তু সেটাও আরো আপ ট্রেন্ড দিচ্ছে, মানে আরো বেশি দাম হয়ে যাচ্ছে। এবার এখানে দেখতে হবে, এবারে এখানে দেখতে হবে, এখানে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টও চলে আসে না, যদি কোনো কারণে সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক কোনো পার্টিকুলার ডেতে, সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংকে কোনো পার্টিকুলার ধরো কোয়ার্টার রেজাল্ট থাকতে পারে, যদি কোয়ার্টার রেজাল্টসে মুভমেন্ট ভালো থাকে তাহলে মার্কেট সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংকের জন্য পজিটিভ ফিল করবে। অনেক রকম ব্যাপার আছে, আমি মানে 2-3 মিনিটে এত কিছু বলা সিরিয়াসলি পসিবল নয়, বাট একটু টাইম দিতে হবে তাহলে ব্যাপারগুলো আমি আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই বোঝাবো, ঠিক আছে। একটা কনসেপ্ট নিয়ে এতগুলো চ্যাপ্টার আমরা পড়বো, এটা তো কোনো চারটিখানি জিনিস না, এগুলো সিরিয়াসলি অনেক পেশেন্সের জিনিস। এটা মানে 7,000 কোম্পানির অ্যানালিসিস যদি কেউ বলে কি 1 মিনিটে দিয়ে দিতে হবে বা 1 মিনিটে বুঝে নিতে হবে, এটা কিন্তু সিরিয়াসলি তাহলে তো মানে এরকম ভেবে নেওয়া হচ্ছে কি মানে ভারত মহাসাগরে এক্ষুনি লাভ মারে দিলে আমি একদম ভারত মহাসাগর পার করে দেবো। দ্যাটস নট পসিবল। মানে 2 মিনিটে ইন্ডিয়ান ওশিয়ান ক্রস করা নট পসিবল। ইটস টেক পেশেন্স, একটু পেশেন্স রাখতে আমি রিকোয়েস্ট করবো, একটু পেশেন্স রাখুন, দেখবেন ধীরে ধীরে বিজনেস টু বিজনেস ভ্যারি করে, অ্যানালিসিসটাও বিজনেস টু বিজনেস ভ্যারি করবে, কোন পার্টিকুলার ডেতে কোন স্টকটা আপ ট্রেন্ড নেবে, কোন স্টকটা ডাউন ট্রেন্ড নেবে, সবই কিছু না একটা রিজন অবভিয়াসলি কাজ করে, কখনো কখনো উইদাউট রিজনও হয়। উইদাউট রিজন, আমি একটা উইদাউট রিজনের এক্সাম্পল আমি কদিন ধরেই ক্লাসে রাখছি, আমি আজকেও ক্লাসের রিজনটা রাখছি। চলুন দেখুন, যখন এতগুলো কথা হল, हाँ ऑब्वियसली बॉम्बे ऑक्सीजन। अब इसका क्या बात करें बोलो, अब बॉम्बे ऑक्सीजन में क्या बात करें, जस्ट इमेजिन व्हाट अबाउट बॉम्बे ऑक्सीजन। देखो इसको आउट कर दिया टोटली सेबी करेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, मतलब इसका जो भी प्रोमोटर होल्डिंग के थ्रू से जो हो रहा है। अब नाउ मृणाल, अब इसके ऊपर तुम क्या बोलोगे, जस्ट लुक एट दी 1 मंथ डेटा, जस्ट लुक एट दी 1 मंथ डेटा। मार्च 2021 10,000 में स्टॉक चल रहा था, हाईएस्ट चला था 20,000 समथिंग पे, मोर देन 20,000, अप्रॉक्स 25,000 विद इन 1 मंथ, 10,000 से 25,000। जस्ट इमेजिन, सबने सोचा था बॉम्बे ऑक्सीजन। अब लोग देखो मार्केट कितना बड़ा कॉन्सेप्ट रखता है, जो ट्रेडर है, आम ट्रेडर को लगा कि बॉम्बे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करता है, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बस एक एग्जांपल अभी ला रहा हूँ। बॉम्बे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि इन्वेस्टमेंट लिमिटेड लिखा हुआ है, ये एनबीएफसी है, दिस इज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, लोगों को लोन देता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में, ये ऑक्सीजन बनाता ही नहीं है।
बट जैसे ही लोगों का ऑक्सीजन का क्राइसिस चालू हुआ, क्योंकि बिजनेस का नाम बॉम्बे ऑक्सीजन है, तो ट्रेडर ने सोचा कि भाई ये ऑक्सीजन बनाते हुए इसका शेयर खरीद, और विद इन 1 मंथ 10,000 का स्टॉक 25,000 में। और प्रोमोटर भी इसको मैनिपुलेट किया कि नहीं किया, इसके ऊपर बहुत सारा बातें चल रहा है। अब इसके क्या बोलोगे, कोई वैलिड रीजन ही नहीं है इसका। अब ट्रेडर सोचेगा कि भाई अच्छा स्टॉक है, बिकॉज उसका मार्केट नॉलेज कम था, मतलब वो मार्केट को ही नहीं समझ पाया था, सिर्फ सेंटीमेंट को समझा था विदाउट एनी लॉजिक। तो देखिए, एक अच्छा ट्रेडर बनना है ना, तो आपको लॉजिक के साथ, मार्केट नॉलेज के साथ, फंडामेंटल डेप्थ के साथ ही जाना चाहिए। आपका फंडा भी क्लियर होना चाहिए, आपका टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तब जाके, नहीं तो ये सब तो आपको पूरा गड्ढा में डाल देगा। अब बोलो, जो लोग खरीदा था बॉम्बे ऑक्सीजन को, उसका क्या हालत हो रहा होगा। अभी तो इसका ट्रेडिंग भी फ्रीज कर दिया है, इसका ट्रेडिंग भी फ्रीज कर दिया। अब लास्ट 1 दिन का डेटा भी नहीं देख पाओगे। लास्ट 5 दिन में जस्ट जितना हो रहा है प्रोमोटर लेवल में हो रहा है, धीरे धीरे इसका वैल्यूएशन अभी कम हो रहा है। प्रॉपरली इसका कोई ट्रेडिंग नहीं करने दे रहा है इसे भी, बिकॉज विदाउट एनी रीजन हुआ था। जो कंपनी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करता ही नहीं है, उसको लोग ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर समझा, बट वो तो निकला एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। মিনারেল কিছু বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। এই জন্য তো মানে আমি একটা শেয়ার কেনার আগে শেয়ারটাকে নামটা রেখে আগে সার্চ করি গুগলে যে শেয়ারটা কোন সেক্টরে, এবার সেক্টরটা চয়েস করে তখন শেয়ারটা কেনা বেচা করি। হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথাই, কিন্তু ওটাই তো বলছি না, ট্রেডার, অনেক ট্রেডার আছে যারা, দেখুন না মার্কেটে মুভমেন্ট, তাহলে এটার মুভমেন্ট হওয়ার কোনো কথাই নয়, তাহলে এই মুভমেন্ট দিল কেন? সবাই তো অক্সিজেনের জন্য মুভমেন্ট দিয়েছে। एनबीएफसी बिजनेस है तो এখন কোনো সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, मतलब करेंटली एनबीएफसी बिजनेस है तो एज सच कोई बात नहीं है, मतलब इतना भी मतलब डबल बेनिफिट ऐसा दे देगा विद इन 1 मंथ, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंश्योरेंस में फिर भी थोड़ा बहुत है, हेल्थ सेक्टर्स में है, फार्मेसी में है, बट इन्वेस्टमेंट में क्या है अभी? तो ये तो ऑब्वियसली तो फिर ट्रेडर ने उल्टा सोचा होगा। तो ये मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसका थीन लाइन भी समझने के लिए आई थिंक टाइम देना पड़ेगा सबको। ओके, आई डोंट नो कितना मैं आप लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, बिकॉज बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि देर आर लॉट्स ऑफ थिंग आप लोगों को समझना होगा। ओके, market discount everything, market discount everything. This assumption tells us that all known and unknown information in the public domain is reflected in the latest stock price. For example, there could be an insider in the company buying the company stock in large quantity in anticipation of a good quarterly earning announcement. While he does this secretively, the price react to his accounts, thus revealing the technical analyst that this could be good buy. यही तो मैं बोलने का कोशिश कर रहा था, अब बात को समझिए। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, टेक्निकल एनालिसिस कुछ फ्यू की एजम्पशन से चलता है। वेट कीजिए, एक एक करके आपके सामने सवाल आएगा, आप देख सकते हैं ये पॉइंट। मार्केट का क्वार्टर रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये एंटिसिपेशंस के थ्रू से कोई कंपनी का अकाउंटेंट है, ठीक है, जो कंपनी में काम करता है, उसको लगा कि कंपनी अच्छा करेगा, ठीक है। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसे तो रॉन्ग है, बट एक चीज आपको बता दूं, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग रॉन्ग है मतलब अगर कोई कंपनी का अंदर का बंदा बाहर को लीक करता है मैसेज कि भाई कंपनी अच्छा करेगा, ठीक है, अगर लीक करता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा एसीसी सीमेंट में हर्षद मेहता ने किया था, याद है सबको? हेलो, एसीसी सीमेंट में हर्षद मेहता ने जो किया था, वो एसीसी सीमेंट में 900 का शेयर, मोस्ट 300 का शेयर विद इन 3 मंथ 9,000 का चला गया। हाँ, बोल पोलो क्या था, बोल स्टोरी बोल पोलो का। हेलो, पोलो इन द सेंस मुझे याद नहीं आ रहा है। वो हर्षद मेहता की स्टोरी में दिखाया था ना। हाँ बोलो ना, क्या स्टोरी था? ऐसा ही किया था, मैनिपुलेट किया था। हाँ, मैनिपुलेट किया था, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैनिपुलेट किया था हर्षद मेहता। एक्चुअली मार्केट को मैनिपुलेट किस तरह से किया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, और इनसाइडर ट्रेडिंग रॉन्ग है और उसी कारण से उनको जेल में डाला गया था। और हर्षद मेहता के बाद, हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अगर आप अंदर का इंफॉर्मेशन बाहर निकाल के, ठीक है, एंटिसिपेशन ऑफ ए गुड क्वार्टरली अर्निंग। अब देखो, कोई अगर कंपनी में काम करता है और उसको लगता है कि कंपनी का क्वार्टर अर्निंग अच्छा रहेगा, और उसके अनाउंसमेंट का बेसिस पे वो अगर मार्केट में अपना डिसीजंस लेके बहुत सारा मतलब अमाउंट ऑफ शेयर खरीदता है और लोगों को लगता है कि भाई मार्केट में बाइंग आ गया, तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अगर अपना इन्फॉर्मेशन को रेगुलर बेसिस में बाहर में बेचता है, जो थोड़ा बहुत चलता है मार्केट में, बट सर अगर लिमिटेशन से ज़्यादा निकल गया ना, तो जो निकल रहा है वो भी फंसेगा
और जो पैसा देके उस खबर को मार्केट में निकाल रहा है वो भी फंसेगा। हर्षद मेहता का कांड इसका सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। आप अंदर का इन्फॉर्मेशन बाहर वाले को नहीं दे सकते। इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, आप फंडामेंटली कंपनी का पीएल देखो, आप कंपनी का बैलेंस शीट खुद चेक करो। ठीक है, सबके लिए समान होना चाहिए, कोई मैनिपुलेट क्यों करेगा? चाहे पीएल देखो, बैलेंस शीट देखो, कैश फ्लो देखो, जो देख के आपको कंपनी के बारे में समझना है आप समझो, बट आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपने मतलब पहले से ही। ठीक है, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रूव करने के लिए टाइम लगता है, रातों रात तो प्रूव नहीं होगा। बट मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। टेक्निकल में क्या हो रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में इसका अर्निंग अच्छा रहेगा, बिकॉज जो कंपनी के अंदर का लोग हैं उनको पता चल जाता है पहले से थोड़ा बहुत, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर खरीदना चालू कर देता है, तो कंपनी में एक बाइंग आ जाता है, एक बुलिश ट्रेंड आ जाता है। ये भी होता है, ऐसा नहीं कि ये होता नहीं है। द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई। जैसे अभी मृणाल बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठाया था हम लोगों के सामने। ठीक है, बट यहाँ पर सवाल है कि क्यों से ज्यादा, मतलब कैसे हो रहा है इससे ज्यादा ये समझना जरूरी है, वाई क्यों हो रहा है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस हाउ पे बात नहीं करता, द हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाई। दिस इज एन एक्सटेंशन टू द फर्स्ट assumption, going with the same example as discussed. The technical analyst would not be interested in questioning why the insider bought the stock as long as he knows how the price reacted to the insider action. मतलब कैसे हो रहा है दैट इज द इंपॉर्टेंट, क्यों हो रहा है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आई होप मृणाल बात समझ में आ रहा है आपको। इवन नॉट ओनली मृणाल, मैं सभी को पूछना चाहूंगा। ठीक है, आई विल आस्क प्रोसेनजीत। प्रोसेनजीत का आवाज नहीं आ रहा है। रोशनी, शुभो, शुभन, समझ में आ रहा है ना सबको? जस्ट मैं बोल रहा हूँ। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे ही कोशिश कर रहा हूँ। हड़बड़ करेंगे ना तो सीख नहीं पाएंगे। किसी भी चीज में जल्दबाजी बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। तो ज्यादा जल्दबाजी करना चालू करेंगे फिर सीखना नहीं हो पाएगा। क्या रे शुभ, सही बात है कि नहीं है? একদম দাদা, তাড়াহুড়ো সময় করলে নিয়ে শিখলে তার ভ্যালু বেশি থাকে, एग्जैक्टली टाइम लेके জিনিসটা सीखना। রপ্ত হয়। तभी जाके हम मास्टर्स कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज में अगर अपने आप को बिल्ड करना है ना, इट्स इसमें टाइम देना चाहिए, ये सीरियसली देना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होता कि हम एकदम फटाफट सीख लेंगे, फटाफट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। धोनी को भी धोनी সবচেয়ে বড় बनने में কথা দাদা প্র্যাকটিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল শিখতে হবে আমাদের, एग्जैक्टली থিওরিটিক্যালি কিছুই হয় না। एग्जैक्टली मतलब ये जो बेसिक एरिया है इसको तो बस बैकग्राउंड को सेट करने के लिए। अब बैकग्राउंड एक बार सेट हो जाए ना, फिर जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ना इसको प्रैक्टिकल एरिया के साथ कनेक्ट करना है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बट बिफोर दैट वी हैव टू मतलब सेट द बैकग्राउंड फर्स्ट, आफ्टर दैट हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। सही ना? बोल। Price moves in trend. What is this? All major moves in the market is an outcome of a trend. The concept of trend is the foundation of technical analysis. For example, the recent upward movement in Nifty, ये थोड़ा पुराना डेटा है, ठीक है, 2014-15 का। निफ्टी इंडेक्स में ट्रेंड हुआ था 7,700 से 6,400, डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। एक दिन में निफ्टी 7,700 से 6,400 में नहीं आता है। The move happened in a phased manner. In over 11 months, another way to look at it is once the trend is established, the price moves in the direction of the trend. And history tends to repeat itself. This is a very famous word in technical analysis. History बार बार अपने आप को दोहराता है। History बार बार अपने आप को दोहराता है। And this technique actually टेक्निकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कैसे पता चलेगा? वेट तो कीजिए ना, धीरे धीरे जब एक एक करके हम लोग चालू करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि हिस्ट्री कैसे धीरे धीरे अपने आप को बार बार दोहराता है, और उसके ऊपर डिपेंड करके आप किस तरह से अपना टेक्निकल पोजीशंस ले सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ओपन हाई लो क्लोज। अब ये ओपन हाई लो क्लोज ऐसे थ्योरेटिकली क्यों देखना है, हम लोग धीरे धीरे ये ट्रेड पैटर्न को भी समझेंगे कि ये बेसिकली ये देख रहे हैं ना, ये डेली ट्रेड पैटर्न, कि आपको ट्रेड पैटर्न भी देखना है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन हुआ था, कब लो हो रहा है, कब हाई में जा रहा है, कब क्लोज हो रहा है। बट ये कितने बजे से लेके कितने अंदर के हो रहा है, इसका ट्रेड पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है। ओके, मैं अभी चार्ट टाइप्स में आपको लेके जाता हूँ। ठीक है, जो मैं सोचा था आज मैं डिटेल्स में चार्ट में ही बात करूंगा, बट मुझे लगा कि बहुत लोगों का लास्ट क्लास मिस था, दैट इज वाई मैं थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शंस में टाइम दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि देना चाहिए। ओके, हैविंग रिकॉग्नाइज दैट द ओपन हाई लो क्लोज, ये सभी कोई मोटा मोटी जानता है ओपन हाई लो क्लोज कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कब, लेकिन ये जानते हैं सभी, फिर भी इसका एप्लीकेशंस करने में सभी का हालत खराब हो जाता है।
जानते सभी है, फिर भी एप्लीकेशंस के टाइम पे मुश्किल बढ़ता है। तो हैविंग रिकॉग्नाइज्ड दैट ओपन हाई लो क्लोज serve as the best way to summarize the trading action for the given time period. We need a charting technique that displays this information in the most comprehensible way. If we not for a good charting technique, एक charting technique का मतलब charts can get quick complex. Each trading day has 4 data point. एक दिन में हम लोगों के पास 4 data point होगा। एक होगा ओपन, दूसरा होगा हाई, तीसरा होगा लो एंड चौथा होगा क्लोज। अगर हम लोग 10 दिन का चार्ट देखें, वी नीड टू विजुअलाइज 40 डेटा पॉइंट्स, दैट इज 1 डे इनटू 4 डेटा पॉइंट्स। पर दिन हमें कितना मिलेगा? ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये एक दिन का डेटा होगा ना सुमित? ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये हमारा एक दिन का डेटा होगा किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या निफ्टी में। हेलो है दादा, तो फिर मूविंग एवरेज है 10 दिन। एग्जैक्टली तो फिर 10 डेज में हमें कितना व्यूज मिलेगा? 4 करके 40 व्यूज मिलेगा। तो 40 विजुअलाइज डेटा पॉइंट्स, ठीक है, तो उसका एवरेज कर पाएंगे। तो धीरे धीरे यही तो सीखना है। देखिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, मैं चाहूँ तो एकदम डायरेक्टली एडवांस लेवल में स्टार्ट करता, बट कोई मतलब नहीं होता ना। सीखना है तो फिर शुरू से ही सीखना है, वो आधा अधूरा बात अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैंने धीरे धीरे एक एक बेसिक पॉइंट्स को उठा के ही बात कर रहा हूँ, ताकि आगे जाके एडवांस लेवल में बात को हम लोग बना पाऊँ, ठीक है। दैट इज वाई बेसिक लेवल का स्ट्रांगनेस होना बहुत जरूरी है। ओके तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, इफ एकदम इजी मैटर से ही सीखेंगे ना। We need to visualize 40 data points, 1 day into 4 data points per day. So you can imagine how complex it would be to visualize 6 months or a year's data. अगर 10 दिन में 40 data points होगा तो 6 महीने में कितना data point होगा और 1 साल में कितना data point होगा, आप imagine कर ही सकते हो, ठीक है। अब ये imagination तो धीरे धीरे बनेगा। कंपनी एनालिसिस करेंगे, डोंट वरी, एक एक कंपनी लेवल में जाके एनालाइज करेंगे। As you may have guessed, the regular chart that we are generally used to, like the column chart, pie chart, area chart, etc., does not work for technical analysis. The only, ये सब हम लोग हमारे ऑफिस लेवल में करते हैं, कॉलम, पाई, एरिया। The only exception to this is लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का ऑब्वियसली बड़ा अच्छा ही काम है। तो बेसिकली अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी करना है तो आप लोगों को क्या क्या सीखना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको कुछ एरिया में एक्सपर्टाइज बिल्डअप करना होगा, जैसे कि आपको लाइन चार्ट समझना होगा, आपको बार चार्ट समझना होगा, एंड जिसके लिए सबको इंतजार है, दैट इज क्या चीज बोलिए? लाइन चार्ट, बार चार्ट, एंड जिसका इंतजार में सभी कोई है, दैट इज मारुबुजु जापानीज कैंडलस्टिक। सभी को इसी के इंतजार में होते हैं और इंतजार में ही दिमाग खराब कर लेते हैं। अरे रुको सर, आएंगे, जापानीज कैंडलस्टिक्स में ही बातें करना है। इसके बाद जब कैंडलस्टिक्स स्टार्ट करेंगे ना, सिर्फ यही बातें होंगे और कोई बात होगा ही नहीं। सिर्फ कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक्स में ही बातें होंगी, हर हफ्ता होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को बना लेना जरूरी है। ओके, the focus of this module will be on the Japanese candlesticks. However, before we go to the candlesticks, we will understand why we don't use the line or bar chart. मतलब लाइन और बार चार्ट का यूज थोड़ा कम क्यों होता है कंपेरेटिवली, थोड़ा कम क्यों होता है कंपेरेटिवली। তো লাইন চার্ট এন্ড বার চার্ট, সুমন বোঝা যাচ্ছে তো? সুমন হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে। ওকে ঠিক আছে, আস্তে আস্তে বিল্ড করছি, সময় নিয়ে একটু হয়ে যাবে। ओके, तो लाइन चार्ट एंड बार चार्ट, सबसे पहले लाइन चार्ट एंड बार चार्ट का यूज कम क्यों है ये बताएंगे। बट लाइन चार्ट एंड एक्चुअली लाइन एंड बार ये दोनों जापानीज कैंडलस्टिक्स को मेनली बनाया है। मतलब पहले ये लाइन और बार ही होता था, आफ्टर दैट ये जापानीज कैंडलस्टिक्स में बदला है। तो अगर आपको कैंडलस्टिक समझना है ना, उससे लिए आपको लाइन और बार का यूज भी समझना होगा, ठीक है। द लाइन चार्ट इज द मोस्ट बेसिक चार्ट टाइप and it uses only one data point to form the chart. When it comes to technical analysis, a line chart is formed by plotting the closing price of a stock or an index. Plotting the closing price of a stock or an index, मतलब आपको हर दिन का क्लोज को प्लॉट करना होगा। A dot is placed for each closing price and the various, क्या हुआ आज? Okay. ए डॉट, तो प्लीज बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग लाइन चार्ट बनाते हैं, ठीक जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा रहा था तब से, जैसे कि ये बॉम्बे ऑक्सीजन हो या फिर हम लोग सेंसेक्स, निफ्टी जो भी देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, सेंसेक्स देखते हैं, निफ्टी देखते हैं, ये सब लाइन चार्ट ही है। जिससे हम लोग डेली का ट्रेंड समझ पाते हैं ना, वो लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट ना
इजी वे में अंडरस्टैंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है। लाइन चार्ट के थ्रू से कोई भी, हम सभी को ये लाइन चार्ट के साथ बड़ा ही कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन लाइन चार्ट के थ्रू से एनालाइज करना मुश्किल है। हम इसके थ्रू से एनालिसिस नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली हम कंपनी के बारे में एक ट्रेंड पैटर्न, सेंसेक्स निफ्टी का ट्रेंड पैटर्न, अप डाउन, कब कितना बुलिश हुआ है, कब कितना बियरिश हुआ है, ये जरूर पता कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लाइन चार्ट ही है जो बाद में जाके धीरे धीरे जापानीज कैंडल स्टिक्स में मॉडर्न मतलब और ज्यादा एडवांस लेवल में बात किया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। तो क्या होता है नॉर्मली, क्लोजिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स का। हर दिन का क्लोज बहुत वाइटल है ट्रेडर के लिए, दैट इज वाई क्लोजिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए डॉट इज प्लेस्ड फॉर ईच क्लोजिंग प्राइस एंड द वेरियस डॉट्स आर देन कनेक्टेड बाय ए लाइन, ठीक है, मतलब ईच डे का क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट कीजिए और फिर आप उसका ट्रेंड पैटर्न को समझिए। ईच डे का क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट कीजिए और फिर उसका ट्रेंड पैटर्न को समझिए। इफ यू आर लुकिंग 60 days data, then the line chart is found by connecting the dots of the closing price for 60 days. अगर 60 दिन का चाहिए तो एक एक दिन का क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट कीजिए और लाइन चार्ट निकालिए। जिस तरह से हम लोग किसी भी कंपनी, जैसे ये मेरा जो डेमो है यहाँ पर, ये जीरोधा का है, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ऑर्डर पे जाएंगे, एक सेकेंड, होल्डिंग डैशबोर्ड पोजीशन, एक सेकेंड, अदानी ग्रीन पे ही देख रहे थे, जस्ट चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे जाके यहाँ पर एक डिस्प्ले ऑप्शन होता है। इसे हर ब्रोकिंग कंपनीज का अपना अपना होता है, बट मेन बेसिक एरिया सेम ही है, चाहे जीरोधा यूज करें आप, चाहे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एक्सिस सिक्योरिटीज, जो पसंद है आप कीजिए। जस्ट मैं इतना बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर आप लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना सबको, लाइन दिख रहा होगा सबको, हेलो सभी को दिख रहे हैं ना लाइन। मैंने इस पर्टिकुलर पैटर्न को लाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि अच्छा स्टॉक का जो मूवमेंट हुआ है ईच डे का क्लोजिंग प्राइस में, ये जो मूवमेंट लास्ट मोस्ट प्रोबेबली वन ईयर का डेटा है ये, ठीक है, 1 ईयर का क्लोजिंग प्राइस को ऐड करते हुए, लेस करते हुए, मतलब सॉरी क्लोजिंग डेटा को ऐड करते हुए हमें लाइन मिला है। सिमिलरली अगर लाइन है, बार है, मैं आपको अभी बार के बारे में बताऊंगा, बार चार्ट, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइन सीख के करेंगे क्या, लाइन क्यों सीखना है? अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी चीज ना बेकार नहीं जाता दुनिया में, हर चीज का रीजन होता है। द लाइन चार्ट कैन बी प्लॉटेड फॉर वेरियस टाइम फ्रेम्स, नेमली मंथली बेसिस में करो आप, वीकली बेसिस में करो आप, आवरली बेसिस में करो आप। सो इफ यू विश टू ड्रॉ ए वीकली लाइन चार्ट, यू कैन यूज वीकली क्लोजिंग प्राइस, आप खुद भी कर सकते हो, ऑफ सिक्योरिटीज एंड लाइकवाइज फॉर अदर टाइम फ्रेम एज वेल, ठीक है। अब जैसे करना चाहो आप वैसे करो। द एडवांटेज ऑफ दिस लाइन चार्ट इज इट्स सिंप्लिसिटी। सबसे एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज क्या है इसका? सिंप्लिसिटी। किसी भी मूवमेंट को समझने के लिए सबसे बेस्ट होता है इसका सिंप्लिसिटी, और इसका सिंप्लिसिटी इसका प्रॉब्लम भी है। आपका सिंप्लिसिटी आपका एडवांटेज भी हो सकता है और आपका सिंप्लिसिटी आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है। With one glance, the trader can identify the generic trend of the security. एक आंखों में, मतलब एक झलक में देखो तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना, झलक दिखला जा, तो झलक दिखला जा में अगर आप झलक दिखलाना चाहते हो तो फिर आपको मतलब ट्रेंड लिखने में समझ में आ जाएगा। However, disadvantage of this line chart is also its simplicity. Besides giving the analyst a view on the trend, the line chart does not provide any additional detail. Plus, the line chart takes into consideration only the closing price, ignoring the open, high and low. The problem समझ में आया? लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग को दिखाते हैं, ओपन, हाई एंड लो को नहीं दिखाता। दैट इज द रीजन ट्रेडर प्रेफर नॉट टू यूज दिस लाइन चार्ट। तो जो लोग सिर्फ लाइन चार्ट के बेसिस में इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेगा वो मुश्किल में पड़ जाएगा, बिकॉज उसको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखता है, उसको ओपन, हाई, लो दिखता ही नहीं है। मतलब उसका पैटर्न समझ में नहीं आता कि ओपन कितने में हुआ था, हाई कितना गया था, लो कितना गया था, ये नहीं समझ पाते। इसलिए ट्रेडर प्रेफर नहीं करता लाइन चार्ट यूज करके मार्केट में ट्रेडिंग करने का। दे डोंट प्रेफर दिस थिंग्स। आगे बात बढ़ाते हैं। नाउ पॉइंट इज बार चार्ट। कैंडल में पहुंचने के लिए ये लास्ट, मतलब कैंडल स्टिक का लास्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब बिफोर वी रीच कैंडल स्टिक्स हमें बार को समझना पड़ेगा। व्हाट इज बार चार्ट? ऑन द अदर हैंड इज अ बिट मोर वर्सेटाइल। लाइन से थोड़ा बेहतर है, लाइन चार्ट से थोड़ा सा बेहतर है ये। द बार चार्ट डिस्प्लेज ऑल द 4 प्राइस वेरिएबल, जैसे कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये चारों पॉइंट को ये जरूर आइडेंटिफाई करता है। आपको ओपन प्राइस का भी समझ आएगा, हाई प्राइस का भी समझ आएगा, लो का भी समझ आएगा, क्लोज का भी समझ आएगा। बार का 3 कंपोनेंट होता है। बार हैज 3 कंपोनेंट। फर्स्ट, सेंट्रल लाइन, लेफ्ट मार्क और टिक एंड राइट मार्क टिक। लेफ्ट मार्क टिक, राइट मार्क टिक। Central line, the top of the bar indicate the highest price the security has reached. The bottom end of the bar indicates the lowest price for the same period. Left mark tick indicates open and right mark tick indicates the close. एक मिनट रुकिए,
प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। ये एग्जाम्पल को देखिए, ठीक है, कुछ बेसिक मतलब स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट यूज होता है टेक्निकल में। सीरियसली टेक्निकल बहुत आसान भी नहीं है और टेक्निकल बहुत टफ भी नहीं है। इतना भी नहीं बोलूंगा कि आसान है, दिमाग नहीं चलता, ऑब्वियसली दिमाग का खेल है, बट बहुत टफ भी नहीं है। अब जैसे बहुत लोग सोच लेते हैं कि बहुत टफ हो सकता है, नहीं, इट्स नॉट टफ, बट हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। Assume open, high, low, close data for a stock. Open 65, high 70, low 60, close 68. सपोज किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ऐसे मूवमेंट हुआ है, हाई ओपन हुआ था 65 में स्टॉक पर्टिकुलर डे में, हाई गया था 70 में, लो गया था 60 में, क्लोज हुआ 68 में। अब बार चार्ट इसको कैसे शो करेगा? आप लोगों ने अभी बार का कैरेक्टर देखा, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, क्या आप लोगों को बार दिख रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ ठीक। हाई 70 तो हाई ऊपर होना चाहिए, लो जो है वो सबसे नीचे होगा, और ओपन जो प्राइस है दैट इज ओपन प्राइस, लेफ्ट साइड का टिक को ओपन बोलेंगे, दिस इज लेफ्ट साइड का टिक ओपन 65, एंड क्लोजिंग टिक जो है ये राइट साइड में होगा, ये राइट साइड में होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा हेल्प करेगा कैंडल स्टिक को समझने में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब बार नहीं समझेंगे तो कैंडल स्टिक में दिक्कत हो जाएगा। बार के ऊपर बेसिस करके कैंडल स्टिक को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। अगर मैं आपको किसी भी कंपनी का रियल लाइफ में बार चेक कराऊं तो आप उसको भी चेक कीजिए। यू कैन सी हियर, मैं अदानी ग्रीन पे ही बार ओपन किया, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक जैसे हम लोगों ने सीखा, क्या वैसा ही नहीं दिख रहा है? प्लीज टेल मी। अभी हम लोग ठीक जैसे बार को दिखा, একটু জুম করুন দাদা। एक मिनट रुक, लुक, ये पर्टिकुलर डे का ओपन हाई लो क्लोज, हाई लो ओपन क्लोज, सबको समझ आ रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ ओके, तो धीरे धीरे ही हम लोग बिल्ड करेंगे अपने आप को, हाई लो ओपन क्लोज। ओके, तो दिस आर द बेसिक एरिया। तो जो एक बेसिक चार्ट को समझने के लिए, सॉरी एक बार को समझने के लिए लाइन ट्रेंड को बता देते हैं फटाफट। बार चार्ट जो है इससे कैंडलस्टिक का प्रीवियस वर्जन आप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन होने से पहले ये बार चार्ट तो फॉर्म हुआ था ऑब्वियसली, और उसको देख के किसी भी कंपनी का जो ट्रेंड पैटर्न है पर्टिकुलर डे का, वो पैटर्न डे पैटर्न भी समझ में आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर डे में कंपनी कितने दाम में ओपन हुआ, हाई हुआ, लो हुआ, क्लोज हुआ। उसके ऊपर धीरे धीरे आप एक अपना पैटर्न अपने माइंड में बिठा सकते हो, ठीक है, जो धीरे धीरे बिल्ड होगा। ऑब्वियसली एकदम जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, तो ओपन हाई लो क्लोज का डेटा हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली जैसे रियल लाइफ आप देख पा रहे हो ना, किसी भी कंपनी हो या किसी का भी डेटा, एज यू कैन सी इन ए सिंगल बार वी कैन प्लॉट 4 डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स, वी कैन प्लॉट 4 डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। इफ यू विश टू व्यू 5 डेज चार्ट, अगर आपको 5 दिन का चार्ट देखना है, आप खुद भी बना सकते हो किसी भी कंपनी का। आपको किसी कंपनी का ट्रेंड हमेशा आप मतलब पहले आप अपने कॉपी में करो ना, अपने कंप्यूटर में करो, ठीक है। As you would imagine, we will have a 5 vertical bar, so and so on forth। मतलब यहाँ पर जैसे ये एक्सिस बैंक के है, 383.5 500 का चल रहा था एक्सिस बैंक का, ठीक है, ये एक्सिस बैंक का बार चार्ट है, ठीक है। एक्सिस बैंक का बार चार्ट में आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर डे में ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर जूम करके भी दिखा सकता हूँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यहाँ भी जूम करके देखो, ये तो मेरा प्रिंटेड है इसके अंदर, ठीक है। आप या फिर मैं तो आपको प्रैक्टिकल भी लाइव भी दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हो। धीरे धीरे आप बार चार्ट को भी समझना सीखो तो आप कैंडल स्टिक को भी समझना सीख जाओगे। धीरे धीरे से धीरे धीरे ही सब कुछ धीरे धीरे ही बनता है। धीरे धीरे कोई भी चीज़ को बनाओ ना, वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। ऐसे बोलते हैं कि फूड टेस्टी कब होता है, एक्सेप्शन जरूर है, ठीक है। फूड टेस्टी बनता है जब उसको धीमे आंच से पकाया जाए। सही बोला कि नहीं? फूड टेस्टी कब बनता है? जब उसको धीमी आंच से पकाया जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब फायर देके उसको पकाओगे तो या तो ज़्यादा टेस्टलेस हो जाएगा या तो फिर खराब ही हो जाएगा। ओके, नोट द पोजीशन ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्क ऑन द बार चार्ट वेराइज बेस्ड ऑन how the market has moved for the given day. Obviously, if the left mark, please try to understand, which represent the opening price is placed, if the left mark which represent the opening price is placed lower than the right mark, अगर opening से मतलब lower होता है, it indicates that the close is higher than the open,
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ द लेफ्ट मार्क मतलब लेफ्ट साइड का जो मतलब कैंडल का जो लेफ्ट मार्क होता है, ठीक है, इफ द लेफ्ट मार्क विच रिप्रेजेंट द ओपनिंग प्राइस इज प्लेस्ड लोअर देन द राइट मार्क, मतलब राइट मार्क से लोअर में है ये, ठीक है, इसका मतलब है इट इंडिकेट्स, मतलब ये राइट मार्क है, इससे अगर ओपन नीचे है इट इंडिकेट्स द क्लोजर इज हायर देन द ओपन, है ना, क्लोजर इज हायर देन द ओपन, क्लोजर ऊपर है ओपन लोअर है, ठीक है। तो क्लोज ग्रेटर देन ओपन, जब क्लोज ग्रेटर देन ओपन हो हेंस ए पॉजिटिव डे फॉर द मार्केट। क्या बात समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए मुझे। अगर क्लोज ओपन से हाई हो तो मार्केट बुलिश है, यस और नो? ये तो बड़ा सिंपल है। ओपन 46 में था, हाईएस्ट 51 में गया, लो 45 और क्लोज हुआ 49, तो 46 और 49 मतलब अगर ये 46 है और अगर ये 49 है तो जो कैंडल आप जो लाइन आपको बार आपको दिखेगा वो ऑब्वियसली बुलिश बार दिखेगा, मतलब ब्लू, यहां पर हम लोग देखें तो जैसे ब्लू लाइन में दिख रहा होगा आपको, जहां जहां आपको ब्लू लाइन दिख रहा है दिस आर दी बुलिश एरिया, जो बुलिश कैंडल কিছু फॉर्म हुआ है। শোনা যাচ্ছে না দাদা, মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে। कट रहा है मेरा आवाज सबको? हेलो, क्या सबका सभी को मेरा आवाज कट रहा है सर? क्लियर है? शुभ में भी तेरे लिए प्रॉब्लम हुआ है ये वाला, कौन प्रॉब्लम होती शुभ? हेलो रोशनी, प्रोसेनजीत, सुमन, आप लोगों को समझ आ रहा है? हाँ समझ में मृणाल, आ रहा है। ओके ओके, मृणाल স্যার आवाज শুনতে আসছে? পাচ্ছি, মৃণাল ওকে হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে। মৃণাল ভিডিওটা অফ করে দাও, ভিডিওটা তুমি চালিয়ে রেখেছো, ভিডিওটা দরকার নেই। এই সরি মৃণাল বলছি, প্রসেনজিৎ ভিডিওটা অফ করে দিতে পারো, ভিডিওটার প্রয়োজন নেই। আমি জানি না প্রসেনজিৎ আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা, বাট ভিডিওটা প্রয়োজন নেই। ওকে শুনতে পেরেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। तो बेसिकली ओपन हाई लो क्लोज इन दिस वे एक्चुअली काम करता है। जब हम लोग कैंडल स्टिक को भी देखेंगे ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट में हमें कैंडल स्टिक को भी समझना है। ये कैंडल में मतलब ये बेसिक एरिया है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ओपन हाई लो क्लोज, एंड उसमें एक चीज आ जाएगा जो कैंडल में आएगा, दैट इज वॉल्यूम, जो यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इज मिसिंग इन हियर, बट ओपन हाई लो क्लोज एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली समझ आ जाता है जब हम लोग लाइन सॉरी बार चार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो अगर क्लोज अगर ओपन से ज्यादा है तो बुलिश कैंडल, और क्लोज जब ओपन से कम होगा तो बियरिश कैंडल, है ना। ये तो कॉमन सेंस एकदम इजीली समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं, ठीक है, रॉकेट साइंस था ही नहीं। टू इंडिकेट इट्स अ बुलिश डे द बार इज रिप्रेजेंटेड इन ब्लू कलर, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लू भी हो सकता है आपके लिए, ग्रीन भी हो सकता है। बुलिश या तो ब्लू में दिखेगा आपको या तो ग्रीन में दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हाई 51, हाई इज 51, ओपन 46, लो 45, क्लोज 49, दैट इज कैंडल क्या होगा आपका, ग्रीन होगा या फिर ब्लू होगा, मतलब बुलिश, दिस इज अ बुलिश कैंडल। सिमिलरली आपके पास दूसरा कैंडल में दूसरा एक लाइन आ रहा है, बार आ रहा है, ये बार आपको सिखाते हैं, हाई 76, ओपन 74, लो 70, क्लोज 71, जस्ट लुक दिस 74 से 71, दिस इज योर बियरिश, ये आपका बियरिश मूवमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। ये आपने बार चार्ट के थ्रू से सीख रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मली आपको रेड में ही दिखेगा बिकॉज ये बियरिश लाइन है, मार्केट का नेगेटिव मूवमेंट को शो करता है, दैट इज द रीजन ये आपको रेडिश दिखेगा, ठीक है, लाल में दिखेगा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये जो सेंट्रल लाइन है इसका लेंथ आपको पता करेगा कि कितना ज्यादा गैप हुआ है हाई और लो के बीच में, आप समझ रहे हैं ना। ये सेंट्रल लाइन से आपको क्या समझ में आएगा कि कितना ज्यादा गैप क्रिएट हुआ है, रेंज फॉर द डे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात है। द लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इंडिकेट द रेंज फॉर द डे, मतलब सारा दिन में जैसे हाई और लो के बीच में गैप, रेंज कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो, लॉन्गर द लाइन बिगर द रेंज, शॉर्टर द लाइन स्मॉलर द रेंज। अगर लाइन लंबा है इसका मतलब रेंज बहुत हाई, मतलब बहुत ज्यादा रेंज में हुआ है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, आप किसी भी स्टॉक में देखिए, कभी कभी आप देख सकते हैं, हेलो आप लोग बार चार्ट देख पा रहे हैं ना स्क्रीन में? हाँ हाँ जस्ट लुक देयर, इसका लाइन का लेंथ देखिए इस दिन का, ठीक है, और इसका लेंथ देखिए, मतलब ये जो हाई और
लो में जो डिफरेंस है, मतलब उस पर्टिकुलर डे में स्टॉक में बहुत ज़्यादा हाई और लो में डिफरेंस नहीं रहा, और इस दिन हाई और लो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है। तो जिस दिन ये हाई और लो में डिफरेंस ज़्यादा रहेगा वो रेंज हाई रहेगा, ठीक है। लॉन्गर दी रेंज मतलब ज़्यादा रेंज में अप डाउन हुआ है, ठीक है, और शॉर्टर दी रेंज मतलब शॉर्ट रेंज में अप डाउन हुआ है। तो इसी तरह से ये जो रेंज का ये अप डाउन भी आपको सिखा देता है ना। आप किसी भी दिन को देखिए, कभी बहुत छोटा कभी बहुत बड़ा, कभी बहुत छोटा कभी बहुत बड़ा। ये छोटा बड़ा का खेल यही है सर, ये छोटा बड़ा का खेल यही है। इसके ऊपर डिपेंड करके आपका कैंडल स्टिक्स भी सिमिलर पैटर्न पे बनेगा, ठीक है। अगर आपको बार समझ में आ रहा है ना, तो आप धीरे धीरे कैंडल में भी अपना पकड़ बना लेंगे, एकदम कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज नो बिग रॉकेट साइंस इन दिस थिंग, आप बस धीरे धीरे बिल्ड कीजिए। वेल द बार चार्ट डिस्प्लेस ऑल द 4 डेटा पॉइंट्स, इट स्टिल लैक्स विजुअल अपील। 4 डेटा पॉइंट इसके अंदर होता है। 4 डेटा पॉइंट क्या है? ओपन, हाई, लो, क्लोज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओपन, हाई, लो, क्लोज, चारों का चारों डेटा पॉइंट आपको दिखता है बार चार्ट में। यू कैन सी 4 डेटा पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है, बट फिर भी ये विजुअल अपील नहीं देता। दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द बार चार्ट। यही बार चार्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इट बिकम्स रियली हार्ड टू स्पॉट potential patterns brewing when one is looking at a bar chart. The complexity increase when trader has to analyze multiple chart during the day. जब उसको एक दिन में बहुत सारा चार्ट देखना है तब मुश्किल हो जाता है। Hence, for this reason, the traders do not use bar chart also. However, it is worth mentioning that there are traders who prefer to use bar chart. But if you are starting fresh, I would strongly recommend to use Japanese candlesticks. Candlesticks are default options for the majority of the trading community. Obviously, आप obviously बार चार्ट देख सकते हो, जैसे मैं भी देख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके साथ शूट करता है, आप बार चार्ट देख के भी एनालिसिस कर सकते हो, बिकॉज सिंपल होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा सिंपल होता है, बड़ा विजुअल अपील नहीं है बार चार्ट के अंदर। बट बार चार्ट से भी आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो कि किस दिन क्या बाई, ओपन, लो, क्लोज, हाई क्या हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। बट फिर भी सबसे पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसके ऊपर सभी को इंतजार में रहते हैं, दैट इज जापानीज कैंडलस्टिक्स। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा जापानीज कैंडलस्टिक्स, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बात को बढ़ाऊंगा। बिफोर वी जंप इन, इट इज वर्थ स्पेंडिंग टाइम टू अंडरस्टैंड इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ द जापानीज कैंडलस्टिक्स। आई होप आप लोग इसके इंतजार में थे कि सर जापानीज कैंडलस्टिक कब चालू करेंगे, तो चालू कर दिए ना, अभी इसी में बात करना है। अभी तो लंबा खींचेंगे जापानीज कैंडलस्टिक्स, अभी यही बात चलता जाएगा जापानीज में। एज द नेम सजेस्ट, द कैंडलस्टिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान। The earliest use of candlesticks date back to 18th century by a Japanese rice merchant. Please try to understand. हम लोग आज स्टॉक मार्केट को ना बहुत ज़्यादा हाई फाई समझ लेते हैं, लेकिन आपको जान के बड़ा खुशी होगा, ये तो जो चावल का बिजनेस करता था ना, राइस मर्चेंट, वो यूज़ करता था। जापान में 18th सेंचुरी में जो चावल मतलब राइस, भात, আমরা যেটাকে বাংলায় চাল বলি বা ভাত বলি, चाल को जो लोग बिजनेस करता था चावल का, वो लोग इसको यूज करता था। उनका नाम था होम्मा मुनेशिया, ठीक है, होम्मा मुनेशिया, ठीक है। ये होम्मा मुनेशिया ये जापानीज कैंडलस्टिक को यूज करता था राइस मार्चेंट के हिसाब से। क्यों यूज करता था? वही ओपन, हाई, लो, क्लोज को समझने के लिए। थ्रू द कैंडलस्टिक्स, though the candlesticks have been in existence for a long time in Japan and are probably the oldest form of price analysis. Probably the oldest form of price analysis. दाम को एनालाइज करने का ओल्डेस्ट फॉर्म माना जाता है। बट अमेरिकन वर्ल्ड में, स्पेशली यूरोप एंड अमेरिकन वर्ल्ड में, जो बिजनेस में मॉडर्न सेंचुरीज में, मतलब लास्ट 200-300 ईयर्स में इतना पॉपुलर हुआ है, वेस्टर्न वर्ल्ड ट्रेडर्स वेर क्लूलेस अबाउट इट। It is believed that sometime around 1980s, trader named Steve Nissen accidentally discovered candlesticks and he actually introduced the methodology to the rest of the world. मतलब उन्होंने जापानीज कैंडलस्टिक को वर्ल्ड के सामने लाया, जैसे कि यूरोपियन नेशंस के सामने। ऐसे हम लोग जानते हैं हमारे देश में तो स्टॉक मार्केट ब्रिटिश पीरियड में ही चालू हुआ ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज। बट बिफोर दैट अमेरिकन बिजनेस एरिया बिल्ड हो चुका था। मैं आपको लास्ट 200 साल का कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं समझिएगा कि भारत में कुछ नहीं था। भारत तो लास्ट 1000 ईयर्स तक सबसे वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री हुआ करता था। ये अलग बात है कि हम लोग अपना ग्लोरी भूल गए हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम भारत का। बट भारत वर्ल्ड में अप टू 1700 तक, तब अमेरिका ना कुछ नहीं था, अप टू 1700 तक वर्ल्ड में लीड किया है इंडिया। आई होप आप लोग इतना हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। मुझे जब भी ये सब देखने में ना मिलता है, मुझे समझ में नहीं आता कि भारत कहाँ था, तब मुझे आजकल पता चलता है कि अरे भारत था, बट थोड़ा थोड़ा ग्लोरी उसका चला गया।
ओके, तो ये जो स्टीव नीशन है, स्टीव नीशन ये ऑथर्ड किया अपना फर्स्ट एवर बुक ऑफ कैंडलस्टिक्स टाइटल जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक। आप चाहो तो ये किताब खरीद सकते हो, विच इज स्टिल फेवरेट अमंग मेनी ट्रेडर्स। आप भी पढ़ सकते हो अगर थोड़ा डिटेल्स में जानना है। जो स्टीव नीशंस ने किताब को बनाया और उसी किताब से धीरे धीरे ही ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न स्टॉक मार्केट लेवल में अपना झंडा गाड़ दिया। हाँ, ओके, आई होप स्टोरी भी समझ में आ रहा है। मोस्ट ऑफ द पैटर्न इन द कैंडलस्टिक स्टिल रिटेन्स द जापानीज नेम्स, thus गिविंग एन ओरिएंटल फील एंड टू टेक्निकल एनालिसिस। सारा का सारा कैंडलस्टिक का नाम जापानीज नाम पे ही है, ठीक है, इसीलिए आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बुलेट ट्रेन के बारे में सुने हैं, है ना। बुलेट ट्रेन को जापान में एक अलग नाम से बोला जाता है, मैं आपको दिखता हूँ। जापानी बुलेट ट्रेन, आप देखिएगा, जापान बुलेट ट्रेन, इसका नाम क्या है? कोई बता सकते हैं जापान का बुलेट ट्रेन का नाम क्या है? कुछ सिंकाशेन ऐसा कुछ नाम है। हाँ, सही बोला मैंने, सिंकासेन। ये जापान का बुलेट ट्रेन है। ये कोलोकोली नोन इज इंग्लिश एज द बुलेट ट्रेन, इज ए नेटवर्क ऑफ हाई स्पीड रेलवे। सिमिलरली, ठीक, जैसे बुलेट ट्रेन को जापान में वो लोग सिंकासेन बोलते हैं, ठीक है, उनका कैंडल स्टिक को भी वो लोग अलग अलग नाम देके रखा है, और उसी अलग अलग नाम को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका फीचर्स को डिस्कस करेंगे, एंड फिर रियल लाइफ में उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। आई होप कि आप लोग धीरे धीरे एडेप्टेड हो जाओगे। अब ये कैंडल स्टिक के एनाटॉमी क्या है, थोड़ा बात बढ़ाते हैं ना, 5-10 मिनट। While in bar chart, the open and the close price are shown by a tick on the left and the right side. हाँ, बार चार्ट में क्या करते हैं हम लोग, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये हाई है और ये लो है। अरे सबको समझ आ रहा है मेरा बात? हेलो सुमन, बोझा जाচ্ছে सुमन, बोलो। हाँ हाँ है वही है। थोड़ा डिटेल्स में ही जा रहे हैं सर, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो फिर कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो बार चार्ट में क्या हुआ था, ओपन एंड द क्लोज प्राइस आर शोन बाय द टिक ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द बार respectively. However, in a candlesticks, the open and close price are displayed by a rectangular body. Open and close price are displayed by a rectangular body. Wait, मैं बताऊंगा। In a candlestick chart, candles can be classified as a bullish or bearish candle. Similarly, जैसे बार में भी होता था, usually represented by blue or green or white and red. ठीक है, ब्लू ग्रीन व्हाइट मतलब पॉजिटिव बोल सकते हो, एंड रेड और ब्लैक कैंडल्स, ये डिपेंड करता है आपका मतलब ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको अपना ब्रोकर दिया है ना, वो अलग अलग यूज करते हैं। नो, जो नॉर्मली पॉपुलर है, ब्लू ग्रीन व्हाइट फॉर बुलिश कैंडल एंड रेड एंड ब्लैक फॉर दी बियरिश कैंडल, ठीक है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में है तो व्हाइट मतलब बुलिश एंड ब्लैक मतलब बियरिश, और ग्रीन में है तो ग्रीन रेड और ब्लू में है तो ब्लू रेड। ये नॉर्मली पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड। Needless to say, the colors can be customized on any color of your choice. The technical analysis software allows you to do this. In this module, we have opted for the blue and red combinations to represent bullish and bearish candle respectively. Let us look at the bullish candle. The candlesticks like a bar chart is made of 3 components. ये बार चार्ट जैसा ही है। मैं आपको बोला ना कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बार में बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि बार को अगर आप समझ पाएंगे तो आप कैंडल को भी समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप बार नहीं समझेंगे तो फिर कैंडल में आपको दिक्कत होगा। मतलब बेसिकली कैंडल का जो फॉर्मेशन चालू हुआ है वो पहले बार से ही चालू हुआ है। जैसे जो मोमबत्ती बनाया कैंडल से तो एक चीज समझ में आता है ना, मोमबत्ती का जो ये हॉलोनेस है, जो एक राउंड शेप मोमबत्ती का जो होता है, वो हॉलोनेस उसका वॉल्यूम है। लेकिन पहले एक लाइन तो है ना, उसके अंदर जो सूता को डाला गया है, ठीक है, वो सूता जो है, एक सुतली रहते कि नहीं रहता मोमबत्ती के अंदर। हेलो, हम लोग जो कैंडल स्टिक एक्चुअली रियल में जलाते हैं, वो कैंडल और ये कैंडल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वही कैंडल है। जो रियल कैंडल होता है, आप मुझे बताइए, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बीच में से एक सुतली निकला है कि नहीं निकला? हेलो, प्लीज टेल मी। बड़ा सिंपल बात है, बट आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। ये जो थ्रेड है इसके बीच में से, ये थ्रेड एकदम मतलब हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक इसका पूरा स्प्रेड हुआ है। तो ये लाइन ही है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये कैंडल है, और इसका हॉलोनेस जो है इसका वॉल्यूम है। इसका जो हॉलोनेस है, मतलब ये जो इसका जो राउंड शेप हम लोग देख रहे हैं ना, दिस इज इसका वॉल्यूम। तो एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट में ये कैंडल भी आपको यहाँ पर दिखेगा। जस्ट लुक हियर, ठीक है। तो कैंडल में करेंटली एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं। बुलिश कैंडल में क्या रहता है, सेंट्रल एंड रियल बॉडी, अपर शैडो मतलब सोलते, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं सोलते, या फिर जिससे हम लोग आग जलाते हैं, ठीक है। अपर शैडो, लोअर शैडो। अपर शैडो मतलब ऊपरी भाग का सोलते हैं,
एंड लोअर शेडो मीन्स निचली भाग का सोलते। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। हेलो, समझ रहे हैं ना? यस। ओके सर, ठीक है। तो सेंट्रल रियल बॉडी होगा, अपर शेडो होगा, लोअर शेडो होगा। रियल बॉडी दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, कनेक्ट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। ये जो रियल बॉडी है इसका, ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा, नॉट लाइक कैंडल। कैंडल जैसे हम लोग पॉपुलर कैंडल, ऐसे रेक्टेंगल कैंडल भी हो सकता है, बट पॉपुलर कैंडल का शेप थोड़ा सा मतलब राउंड शेप में होता है, बट ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। द रियल बॉडी रेक्टेंगुलर इन शेप कनेक्ट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। ये ओपन एंड क्लोज को कनेक्ट करेगा। जस्ट लुक हियर, जस्ट ध्यान से देखिए, ओपन एंड क्लोज। जैसे ये ओपन है जहां से स्टार्ट होता है, तो अगर बुलिश कैंडल है, दिस इज बुलिश कैंडल ना, मतलब मार्केट अप ट्रेंड है। बुलिश मतलब अप ट्रेंड। आई होप मृणाल आपको भी समझ आ रहा है। शुभ हो? ओके। बुलिश मतलब अप ट्रेंड, मतलब बुलिश ट्रेंड, पॉजिटिव मूवमेंट है मार्केट में। पॉजिटिव मूवमेंट में क्या होता है, मार्केट ओपन लो में होगा, क्लोज हाई में होगा, ठीक है, तभी जाके पॉजिटिव होगा। और हाई जो है, ये देखिए, ये जो थ्रेड है, मतलब जो बेसिकली हम लोग जिसको बंगाली में क्या बोलते हैं, सोलते, हाँ, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं रे गोपी? इसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मोमबत्ती का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? मैं भूल गया उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी हो, कैंडल का स्टिक बोलो, जो बोलो। अच्छा, तो ये हाई पार्ट जो है, ये आपका उस पर्टिकुलर डे में, बत्ती बत्ती बत्ती, बत्ती, हाँ बत्ती, थैंक यू, मैं वही भूल गया था। ये जो बत्ती है, ये बत्ती का अपर शेडो आपको क्या सिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर डे में हाईएस्ट में जो गया था शेयर का दाम, ठीक है, दिस इज अपर शेडो, ठीक है। मैं आपको रियल में भी फिर से दिखाता हूँ, एक्चुअली ये रियल ही है, बट इसको कंपनी लेवल में भी बात करना है। नेक्स्ट, उसके साथ साथ आपको लोअर बॉडी भी देखना है, ठीक है, लोअर शेडो, ठीक है। लोअर शेडो दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर डे में, दैट इज लोअर शेडो मतलब पर्टिकुलर डे में जो सबसे लोअर प्राइस में उस पर्टिकुलर स्टॉक मूव किया है। बस सिंपल है। रियल बॉडी इसका वॉल्यूम को बताता है, ओपन जो जहां से स्टार्ट हुआ है, क्लोज जहां खत्म हुआ है डे, हाई मतलब जो अपर शेडो का हाईएस्ट पॉइंट एंड लोअर शेडो का लोएस्ट पॉइंट, दैट इज दी जो उस पर्टिकुलर डे में सबसे लोअर गया है मार्केट में, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे में। तो ये एक दिन का अगर कैंडल है, अब कैंडल एक दिन का भी बन सकता है, मिनट का भी बन सकता है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। आप मिनट, सेकेंड, घंटा, आप किसी भी हिसाब से कैंडल बिल्ड कर सकते हो, आपके पास वैराइटीज ऑफ चार्टिंग टेक्निक्स रहेगा। Similarly, to best understand it, let us assume the price follows. Suppose 60 is my open, high is my 70, low is my 58, close is 67. आप खुद ही बना लो ना, आप खुद ही बना लो, एकदम सिंपल है। आपका क्लोजिंग कितना है 60, ओपन कितना है, पहले ओपन देख लेते हैं 62, तो ओपन 62 में हुआ है, क्लोज 67 में हुआ है, ठीक है, मतलब ये लोअर प्राइस था मार्केट जब ओपन हुआ था, ये हाईएस्ट मतलब हायर लेवल में पहुंचा था, बट सबसे हाईएस्ट 70 एंड सबसे लोएस्ट 58। जो दोनों आपका जो बत्ती है, दैट इज जो स्टिक है, ठीक है, कैंडल का जो सुलते है, ठीक है, जिसको देख के हम लोग मोमबत्ती जल रहा है कि नहीं जल रहा है वो देखते हैं। अगर मोमबत्ती सारा दिन में सबसे हाईएस्ट लेवल में जला, तो वो ये दिवाली का टाइम याद कर लीजिए, ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल में जला, ठीक है, वो हाईएस्ट 70 था, और सबसे लोएस्ट लेवल में जला वो 58 था, ठीक है। और ये जो इसका बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी, इसका वॉल्यूम को डिनोट करता है। आई वेट एक सेकेंड सर, मैं आपको इसको बताता हूं कि इससे क्या क्या हम लोगों को समझने को मिल सकता है। लाइकवाइज द बेयरिश कैंडल हैज 3 कंपोनेंट्स। तो बेयरिश कैंडल में क्या कंपोनेंट रहा? 3 कंपोनेंट रहा। फर्स्ट, central and real body. Central and real body, the real body that is rectangular in shape, which connects the opening and closing price. However, the opening is at the top end and the closing is at the bottom end of the rectangle, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अपर शेडो कनेक्ट्स द हाई पॉइंट टू द ओपन एंड लोअर शेडो कनेक्ट्स द लो पॉइंट टू द क्लोज, ठीक है, दिस इज द एरिया। दिस इज अ बेयरिश कैंडल वुड लुक लाइक। सिमिलरली बेयरिश स्टिक इसका उल्टा काम करेगा, ठीक जैसे बुलिश काम किया, बेयरिश स्टिक इसका उल्टा होगा, मतलब एक्चुअली ओपन और क्लोज का एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। बेयरिश कैंडल कैसे होते हैं? बेयरिश कैंडल में कैसे होगा आपको मैं अभी दिखाता हूं ओरिजिनल मार्केट में जाके, बट एक बार होमवर्क कर लेते हैं। आपका ओपन हाईएस्ट लेवल में रहेगा कैंडल का, क्लोज आपका कैंडल के लोएस्ट में रहेगा, और इसका जो सोलते एरिया है, तो ये इसका लोअर शेडो है, ये ऑब्वियसली लोअर प्राइस को डिनोट करेगा, और ये आपका कैंडल का सोलते का
अपर शेडो है, इसका टॉप एरिया आपको हाई प्राइस ही डिनोट करेगा। लेकिन मेनली जो बात है रियल बॉडी में ही मेन खेल हो जाता है कि आपका क्लोजिंग प्राइस जितना था उससे अगर आपका ओपन प्राइस लोअर हुआ है, ठीक है, तो जाके आपका अगर क्लोजिंग प्राइस आपका लो हुआ है कंपेयर टू ओपन, मतलब ओपन अगर 70 था तो ये अगर 65 है तो फिर ये बियरिश हो जाएगा ना। बस यही बात हुआ है। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी स्टॉक का ओपन 456 में था, ओके, ओपन 456 में था, हाई 470 में गया है वो स्टॉक, लो 420 में है और क्लोज 435 में हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा बात है तो फिर आप इसका कैंडल को बनाइए। ओपन जो है वो आपका 456, क्लोज है 435, हाईएस्ट शैडो 470, लोएस्ट शैडो 420। क्या पता चला आपको यहां से, क्या समझ में आया? हियर इज द लिटिल बेयरिश कैंडल, एकदम बेयरिश कैंडल। हाँ बोलिए, किसी को कुछ कहना है? यस, कोई कुछ कहना चाहते थे क्या? अच्छा प्लीज मुझे बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको? इजी चीज है, देखने में ऐसा लगता है। अब यही पैटर्न जब हम लोग कंपनी के साइड में जाके चेक करते हैं, चलिए मैं डिस्प्ले में कैंडल डालता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं क्यों हुआ है, बेसिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेसिक समझ में आ रहा है? ये कैंडल में ये जो सोलते बना है, ठीक है, ये सोलते का मतलब आप समझ गए, मतलब बत्ती का मतलब। ये बियरिश क्यों हुआ है ये भी आप समझ गए, हाँ, ये बियरिश क्यों हुआ है ये भी समझ गए। लेकिन हाँ अब इसमें आपको कुछ पॉइंट आगे आगे बात करना होगा। जैसे ये अलग अलग कैंडल का अलग अलग नाम है, ठीक है। आप देख सकते हैं किसी का सर के ऊपर वाला भाग थोड़ा छोटा है, नीचे वाला भाग थोड़ा ज्यादा है। किसी के सर पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी मिलेगा आपको कि किसी के सर पे बत्ती नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा भी कैंडल आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ किसी तो, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपको ये बेसिक एरिया तो क्लियर हो गया कि कैंडल बियरिश क्यों होगा, कैंडल बुलिश क्यों होगा, और बुलिश कैंडल का क्या कंपोनेंट है एंड बेरिश कैंडल का क्या कंपोनेंट है। इसके बाद तो बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल, तब आपको और थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। मैं एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैं डिटेल्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। डे 1 430, हाई में गया 444, लो में गया 425, क्लोज हुआ 438। डे 2 445, आप खुद इसको होमवर्क कर सकते हैं घर पे, ठीक है। अब अपना होमवर्क के तौर पे अपना प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। 445 ओपन, 455 हाई, 435 लो, 450 इज योर क्लोजिंग प्राइस। डे 3 445 high open, 455 high, 430 low and close is 437. If you find difficulty in doing exercise, please exercise कीजिए, ठीक है, घर में प्लीज होमवर्क कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, ठीक है, करेंगे ना? हेलो, आप कैंडल बना पाएंगे ना इसमें? प्लीज बोलिए। सभी को पूछ रहा हूँ, हो जाएगा ना सबको? प्लीज इस कैंडल को प्लीज पुट करके एक बार होमवर्क कीजिएगा, ठीक है, ताकि बुलिश बियरिश, बुलिश बियरिश, ठीक है। अब कॉपी में कीजिएगा, ठीक है, हो सके तो मुझे इमेज भी भेजिएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। नाउ लुक एट, अभी धीरे धीरे और प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी बातें थियोरेटिकल नहीं रहेगा, सब प्रैक्टिकल लेवल में पहुंच जाएगा। लेकिन वही सर, बैकग्राउंड थ्योरी मीन्स बेसिकली बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड सेटअप होना चाहिए, स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, पता होना चाहिए। जिस दिन फर्स्ट टाइम सुबह क्रिकेट खेलने जाते थे, पहला दिन थोड़ी ना नेट मतलब तेरे को मैच खेलना चालू कर दिया था। हाँ, मैच कितना दिन, प्रैक्टिस के कितना दिन बाद मैच खेला था सुबह? बोल। सुबह इंडिया अंडर 17 खेला है सर, इसीलिए मैं सुबह के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह इंडिया रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट में, ठीक है। सुबह बोल कि जिस दिन खेलने गया था, 13-14 दिन बाद, 14 दिन प्रैक्टिस के बाद तेरे को बैट दिया था हाथ में, या मैच खेलने दिया था? नहीं, बैट पकड़ने दिया था। बैट पकड़ने दिया था, मतलब नेट प्रैक्टिस हुआ था। नेट प्रैक्टिस हुआ था, उससे पहले सिर्फ दौड़ा और भागा। दौड़ा और भागा। Exactly. So if you find any difficulty in doing the exercise, okay, once you internalize the way candlesticks are plotted, yes, किसी का कुछ कहना है मुझे लग रहा है, कोई कुछ कहना चाहता था, बोलिए सर, कुछ कहना चाहते तो। Okay, reading the candlesticks to identify patterns becomes a lot easier. अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्लॉट करना सीख जाएंगे ना, आप पैटर्न को रीड करना भी सीख जाएंगे। एक्चुअली आपको पैटर्न रीड करना है। दिस इज हाउ द कैंडलस्टिक चार्ट लुक लाइक इफ यू वर टू प्लॉट देम ऑन ए टाइम सीरीज। द ब्लू कैंडल इंडिकेट्स बुलिशनेस एंड रेड कैंडल इंडिकेट्स बेरिशनेस।
इस तरह से होता है ना, हम लोग अभी देखे हम लोग, तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी का, ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सिस बैंक का है, ये जब मैंने इस पे देखा था तो ये एक्सिस बैंक का है, ठीक है, ये एक्सिस बैंक का जो चार्ट है बना है। लेकिन यहाँ पर ना अलग अलग कैंडल है, अब ये अलग अलग कैंडल तो कैंडल स्टिक्स पैटर्न सीखने के बाद ही समझ पाएंगे पूरा का पूरा, लेकिन इस तरह से जब टाइम सीरीज में डालते हैं ना तो ऐसे देखने में होता है। एक सेकेंड, ऑल्सो नोट अ लॉन्ग बॉडीड कैंडल डिपिक्ट स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी। अगर बॉडी लंबा है, बॉडी का लेंथ लंबा है, मतलब ज्यादा बाई और सेल हुआ है। चलिए रियल में देखते हैं, ये सब एक्चुअली रियल ही है, बट आपको मैं अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके दिखाऊं तो अगर आप देखते हैं कि लुक एट दिस कैंडल, जिसका बॉडी लंबा है, मतलब एग्जैक्टली बार चार्ट जैसा, जिसका बॉडी लंबा है उसका बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी में ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब एक साथ बहुत ज्यादा बाई हुआ है, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। बाइंग सेलिंग प्रेशर मतलब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई दोनों हाई था, डिमांड एंड सप्लाई दोनों हाई था, दैट इज द रीजन इसका जो गैपिंग क्रिएट हुआ है ना, रेंज इतना ज्यादा क्रिएट हुआ है। जिस दिन आप देखेंगे कि बड़ा स्मॉल है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर डे में डिमांड सप्लाई में मूवमेंट कम है। हेलो, आप लोग बात समझ पा रहे हैं ना, कि ये बॉडी के लेंथ से आपको क्या पता चलेगा कि जिस दिन लंबा है मतलब बाइंग सेलिंग प्रेशर ज्यादा, जिस दिन छोटा है मतलब बाइंग सेलिंग प्रेशर कम। दैट इज द रीजन आपको ऐसे दिखता होगा, ठीक है, ये रीजन होता है कि किस दिन कैसे देखने में होता है। तो लंबा कैंडल आपका रेंज को डिनोट करता है, छोटा कैंडल भी रेंज को ही डिनोट करता है। छोटा कैंडल मतलब शॉर्टर रेंज, लंबा कैंडल मतलब लॉन्ग रेंज, मतलब पर्टिकुलर डे में मूवमेंट बड़ा अप डाउन ज्यादा हुआ है। ये शॉर्ट बॉडीड कैंडल डिपिक्ट्स लेस ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हुआ है एंड हेंस लेस प्राइस मूवमेंट। टू सम अप, कैंडलस्टिक्स आर इजियर टू इंटरप्रेट इन कंपैरिजन टू द बार चार्ट। एग्जैक्टली, बार से भी अच्छा है। Candlesticks help you to quickly visualize and relationship between the open and close as well as the high and low price points. Now आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग होमवर्क एरिया आ रहा है, आप लोग प्लीज किसी भी कंपनी का घर पे कीजिएगा आपके मर्जी के हिसाब से, और आप जिस कंपनी का की करेंगे ना एनालिसिस, मुझे उसका मतलब स्क्रीनशॉट या फिर जो भी आप करेंगे मुझे उसका फोटो जरूर भेजिएगा, ठीक है, कि मैंने, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इस कंपनी का इस तरह से चार्ट को बनाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। आपको मार्केट से किसी भी कंपनी का लास्ट 10-15 दिन का ना मिल ही जाएगा। ए नोट ऑन टाइम फ्रेम्स, time frame is defined as the time duration during which one choose to study a particular chart. Some of the popular time frames that technical analysts use are monthly chart, weekly chart, daily or end of day charts, intraday charts. इंट्राडे के अंदर 30 मिनट का, 15 मिनट्स का, 5 मिनट्स का। आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आपको ये सब मौका देता है, तो आप टेक्निकल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके भी चेक कर सकते हैं, और आप जिसके ऊपर भी करेंगे आप मुझे एनालिसिस जरूर बताइएगा कि सर मैंने ये सब किया, ठीक है। तो आगे आगे इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि यहाँ से भी आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा ये आपको एक बार मैं बता देना चाहूंगा। वन कैन कस्टमाइज द टाइम फ्रेम एज पर देयर रिक्वायरमेंट, आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर में वांट टू यूज ए 1 मिनट चार्ट, जिनको पर मिनट में इन्वेस्टमेंट करना है चार्ट एज ऑपोज टू एनी अदर टाइम फ्रेम, वो पर मिनट का चार्ट चाहिए। Here is a quick note on different types of time frame. आप किस तरह का टाइम फ्रेम का ट्रेडर बनना चाहता है, इट्स फुल्ली अप टू यू, ठीक है। आप किस तरह का पसंद करेंगे, किसी को मंथली चाहिए तो मंथली करना, किसी को वीकली चाहिए तो वीकली कीजिएगा, किसी को डे टू डे चाहिए तो डे टू डे कीजिएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अगर आप मंथली बेसिस में करेंगे, द ओपनिंग एंड प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, हाईएस्ट प्राइस एट विच द स्टॉक ट्रेडेड ड्यूरिंग एंटायर मंथ, लोएस्ट प्राइस एट विच द स्टॉक ट्रेडेड ड्यूरिंग द एंटायर मंथ, the closing price on the last day of the month। तो आपको मंथ में कितना कैंडल मिल जाएगा पूरा साल में, अगर आप मंथली बेसिस में करेंगे तो, हेलो, अगर आप मंथली बेसिस में करेंगे तो आपको एक साल में कितना मिलेगा, 12। सिंपल ना, बस आपको ओपनिंग प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, हाईएस्ट प्राइस ऑन विच द स्टॉक ट्रेडेड ड्यूरिंग द एंटायर मंथ, lowest price at which the stock traded during the entire month, and the closing price on the first day of the month, on the last day of the month। देखिए सीखना है, इसी तरह से सीखना है, ठीक है। प्राइमरी लेवल से एजुकेशन चालू करना चाहिए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि प्लीज आप मुझे किसी भी कंपनी का, आपके मर्जी का कोई भी स्टॉक चूज कीजिए, ठीक है। आप एक्सिस बैंक भी कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सिस बैंक का डेटा है वो पुराना है, आप न्यूली कीजिए। आप अगर वीकली करेंगे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। मंडेज ओपनिंग प्राइस रेंज, highest price at which the stock traded during entire week,
lowest price at which the stock traded during entire week, the closing price on Friday. कितना मिलेगा अगर वीकली करेंगे तो 52 कैंडल्स मिलेगा आपको पूरा वीकली करेंगे तो। अगर आप डेली बेसिस का काम करेंगे तो फिर आपको लेकिन हाँ डेली में आपको क्या हो जाएगा, डेली में ओपनिंग प्राइस फॉर द डे, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस एट विच द स्टॉक ट्रेडेड ड्यूरिंग एंटायर डे, द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे, आपको 252 कैंडल्स फॉर द एंटायर ईयर मिलेगा अगर आप डेली बेसिस में करेंगे तो। ठीक है, आप वीकली बेसिस में देख लीजिए कितना वीक होता है, नेशनल हॉलीडे भी है उसके अंदर, बट अप्रॉक्स आपको 252 मिल ही जाएगा। अच्छा, इंट्राडे 30 मिनट्स भी कर सकते हैं, इंट्राडे 30 मिनट्स, उसमें सेम टू सेम इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 12 कैंडल मिलेगा पर डे के बेसिस में। अगर आप 30-30 मिनट का करेंगे 9:15 से लेके आपके पास टाइमिंग है 3:30 तक का। ठीक है, 9:15 से 3:30 में आपको अप्रोक्स 12 कैंडल पर डे के बेसिस में मिल जाएगा। अगर आप सेम टू सेम कॉन्सेप्ट 15 मिनट्स के बेसिस में करेंगे तो यू विल फाइंड 25 कैंडल्स पर डे। ठीक है, यू विल फाइंड 25 कैंडल्स पर डे। अगर आप इंटरडे 5 मिनट के बेसिस में करेंगे तो फिर आपको 75 कैंडल्स पर डे के हिसाब से मिलेगा। अगर मैं आपको यही वाला चीज़ किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके शो करूं, ठीक है, जैसे ये एक डेमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है मेरे यहाँ पर, आप अगर यहाँ पर भी चेक करेंगे ना किसी भी कंपनी के स्टॉक में, आप डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले में आप कैंडल चूज कीजिए, व्यूज़ में जाइए। अच्छा, यहाँ पर मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आपको इस तरह से मिलेगा। आपका ये फ्रैक्शन जितना रहेगा उसके हिसाब से आपको पता चले गया ना कि आपको कितना कैंडल देखने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर डे में या किसी पर्टिकुलर ईयर में। आई होप समझ में आ रहा है। हेलो, आ रहा है ना समझ में? प्लीज टेल मी कैंडल स्टिक का बेसिक। ओके रोशनी, as you can see from the table above, as and when the time frame reduces the number of candles increases। जितना टाइम फ्रेम कम करेंगे, जैसे कि अगर 5 मिनट का करेंगे तो 75 कैंडल आएगा पर डे के। ठीक है, ऑफ कैंडल इंक्रीजेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। आप कैसे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, किस तरह का ट्रेडर हो आप, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यू नीड टू टेक ए स्टैंड ऑन द टाइम फ्रेम यू नीड। अभी एक कैरेक्टरिस्टिक आप पहचानो, ठीक है, आप पहचानना चालू करो कि आप किस तरह का ट्रेडर बनना चाहते हो। द डेटा कैन आइदर इंफॉर्मेशन, डेटा कभी भी क्या है ना, डेटा का क्या कॉन्सेप्ट है, डेटा कैन आइदर बी इंफॉर्मेशन और नॉइज। ये इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, ये नॉइज भी हो सकता है। एज ए ट्रेडर यू नीड टू फिल्टर इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉइज। फॉर इंस्टेंस, इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज बेटर ऑफ लुकिंग वीकली और मंथली चार्ट as this would provide information, while on the other hand intraday trader executing 1 or 2 traders per day is better of looking at the end of the day or at least 15 minute chart. Likewise, high frequency trader 1 minute chart can convey a lot of information. अगर आप पर मिनट में ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो तो इन दैट केस आपको 1 मिनट का चार्ट चाहिए। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो तो मंथली चार्ट देखिए, अगर आप थोड़ा सा बीच में शॉर्ट टर्म करना चाहते हो तो ऐसा कीजिए। सो based on your stances as a trader you need to choose a time frame. This is extremely crucial for your trading success because successful traders looks for informations and discard the noise. तो आप अगर ट्रेडर अच्छे से बनना चाहते हो, एक चीज ट्रेडर बनने के लिए भी आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर सीरियसली आप मार्केट में अपने आप को बनाना चाहते हो और हमेशा पॉजिटिव 30-40 एटलीस्ट 30%, ठीक है, एटलीस्ट 30%, चाहे मार्केट कितना भी डाउन ट्रेंड जाए, एटलीस्ट 30-50% का रिटर्न आप हमेशा अगर मार्केट से कमाना चाहते हो तो फिर आपको तो धीरे धीरे ये सब कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ही होगा। अल्टीमेटली हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट में पहुंच गए आज के डेट का। ठीक है, कंक्लूजन्स है तो क्या क्या सीखे आज, जस्ट एक बार मैं कंक्लूड करूंगा क्या क्या हम लोगों ने आज बात किया। फर्स्ट, कन्वेंशनल चार्ट टाइप्स cannot be used for technical analysis as we need to plot 4 data points simultaneously. Line chart can be used to interpret trends, but beside that no other informations can be derived. Line chart में क्या है, सिर्फ ट्रेंड समझ में आता है, कोई इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आता। Bar chart lacks visual appeal and one cannot identify patterns easily. For these reasons bar chart are not very popular, but you can use this also if you prefer. There are 2 types of candlesticks, bullish candle and bearish candle. The structure of the candlesticks however remains the same. When close is greater than open, अगर close open से ज्यादा है तो फिर आपको bullish candle दिखेगा, that is green और blue line में दिखेगा। जब close open से कम हो जाए तो आपको bearish दिखेगा, that is red और black में दिखेगा। Time frames play a very crucial role in defining the trading success. One has to choose this carefully. आप कैसे इंसान हो, आपका कैरेक्टर मिनट के बेसिस में, आपका फंड कितना है आपके पास, आप मंथली बेसिस में पैटर्न लेना चाहते हो या फिर आप मिनट बेसिस में लेना चाहते हो, डे बेसिस में लेना चाहते हो, इट इज फुल्ली अप टू यू।
द नंबर ऑफ कैंडल इंक्रीजेस एज एंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। सिमिलरली जैसे 5 मिनट में 75 कैंडल मिला था आपको, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ठीक है, उतना कैंडल बढ़ेगा। A trader should be in a position to discard noise from very relevant informations। बहुत सारे relevant informations है, noise भी बहुत है, तो ये आपके ऊपर है, आपके फंडामेंटल नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक्चुअली जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग भी रहता है ना साथ में, वो नॉइज को रेक्टिफाई और अच्छे से कर सकता है, ठीक है। मतलब कौन सा चीज़ है नॉइज है और एक्चुअली कौन सा रियल है वो पता कर सकता है। जैसे वो शुरू में मृणाल के साथ बात हो रहा था कि 13 से नीचे आ रहा है, मैं सेल करके निकल रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा है और बाई होगा, दैट मीन्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे एक्चुअली आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो गया कि नॉइज क्या था और इन्फॉर्मेशन क्या था। तो अगर ये पता करने के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा, सीखना होगा, इतना बड़ा समुंदर है, तो धीरे धीरे आप अडेप्ट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैंडल स्टिक का एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ धीरे धीरे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो मेरा आज इतना ही था। किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछिए, समझ में आया तो भी बोलिए। हेलो सुबह, सुमन, ओके सुमन, समझ में आया ना? ओके, रोशनी বোঝা গেছে? रोशनी সবে শুরু করা হলো। हाँ, जस्ट स्टार्ट हुआ। अब स्टार्टिंग क्लास में स्टार्टिंग बातें ही करना चाहिए ना, स्टार्टिंग क्लास। हाँ, সমুদ্র সবে আমরা খালে পড়ে আছি। तबे खाले पड़े आते, एग्जैक्टली। लेकिन खाली तो जाके समुद्र में मिलता है ना बाबू। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, ওটাই হচ্ছে কথা। এখন সবে খালে আছি, আমরা এখন নদীর দিকে এগোচ্ছি। धीरे धीरे हम लोग नदी में जाएंगे, फिर समुद्र में जाएंगे, एग्जैक्टली। ओके, मृणाल কানেক্টেড হয়েছে কিছুটা? প্রসেনজিৎ? হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। ওকে, ঠিক আছে, এবার আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কন্টিনিউ করলে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। ओके, ठीक है, टाटा, फिर बाय सबको। आज की क्लास শেষ দাদা? हाँ टाटा। हाँ, বিকেল বেলা বেসিক্স এর ক্লাস আছে। आज बेसिक्स में अदानी का केस হ্যাঁ বিকালে এখন आज बेसिक्स में এখন ক্লাস আছে দিদির কাছে কি? না না, আপনারটা তো শেষ। আমার কাছে কিছু নেই এখন, কোনো ক্লাস নেই আমার। ট্যাক্সের ক্লাস না, ট্যাক্সের ক্লাসও নেই, কিছু নেই এখন, কিছু। ওকে ওকে, টাটা।